हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बरका गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन। मतलब क्लास 12 आईपी क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन, जो चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है, उस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके हमने टॉपिक वाइज वीडियोस देख लिए हैं, प्रैक्टिकल्स देख लिए हैं, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज बारी है इस चैप्टर के वन शॉर्ट रिवीजन की, मतलब कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन की। ओके, सो होप आप सभी ने सारे वीडियोस देखे होंगे और आज का जो ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों बेनिफिशियल होने वाला है? क्योंकि आज इस वीडियो में हम बेसिकली पूरा रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर का एक रिवीजन हम करने वाले हैं। तो रिवीजन का मतलब तो सभी को अच्छे से क्लियर है ना? मतलब कि आपने सारे वीडियोस लेक्चर्स देखे होंगे, आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा और होप आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। जब आपने एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो अब रिवीजन के टाइम में ये आपका चैप्टर और अच्छे से पक्का हो जाने वाला है। मतलब एग्जाम में यदि अब इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो क्या है इस बेसिकली इस चैप्टर में क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने? सो ये जो चैप्टर है बेस्ड है डेटाबेस पर। किस पर बेस्ड है? डेटाबेस पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। जो रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड और एक हम बोल सकते हैं अरेंज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड और मॉडिफाइड वे में आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहला मॉडल, दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वन शॉट रिवीजन को। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बेसिक सब आपने 11th में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इस चैप्टर को जब स्टार्ट करवाया था तो आपको डेटाबेस का रिवीजन करवाया था, उसमें एसक्यूएल कमांड्स का भी रिवीजन करवाया था। तो वो रिवीजन वाली वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड वे में आप रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हो, स्टोर करते हो, सेव करते हो, अपडेट कर सकते हो, राइट? अब डेटाबेस के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है। उसी तरीके से एक पॉपुलर डेटा मॉडल होता है जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल में हम क्या क्रिएट करते हैं? रिलेशनल मॉडल में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, जो किसमें डिवाइड होती है? रोज एंड कॉलम्स में। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल फॉर डेटाबेसेस, डेटाबेसेस के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं जिन्हें हम रिलेशंस कहते हैं। सो इन दिस मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डेटा कैसे होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है किसमें? टेबल्स में। टेबल मतलब किसमें? रो एंड कॉलम में। ओके, सो जब भी डेटा आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखना है तो उसके लिए हमें टेबल्स की सहायता लेनी होती है। ओके, जब आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो वो इजीली समझ में आ जाता है ना? सो इसीलिए डेटाबेस का एक मॉडल है जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल, जो टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। दिस टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। ध्यान रखो, इन टेबल्स को क्या कहते हैं हम? रिलेशंस। अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज। टेबल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, टेबल में कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में हेडिंग्स होती हैं, और उनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रोज और रिकॉर्ड्स। ओके, सो कैसे मैनेज किया जाता है? कुछ इस तरीके से। यहां ध्यान से देखो, आपको ये एक टेबल शो हो रही है, एक रिलेशन शो हो रहा है, कस्टमर का रिलेशन है ये। ठीक है, कस्टमर टेबल है, राइट? तो आप कस्टमर टेबल है, उसमें देखो क्या कॉलम्स है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट। हम इसे क्या बोलते हैं? कॉलम्स के नाम से जानते हैं। कॉलम्स के अंदर आपने क्या करा? वैल्यूज को स्टोर करना शुरू किया। तो अब जब रिलेशनल मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो रिलेशनल मॉडल में इस टेबुलर डेटा को अलग अलग टर्म से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो टेबल का नाम कस्टमर है, इसे हम जानते हैं किस नाम से? इसे हम जानते हैं यहां पर रिलेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। ओके, और ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन कॉलम्स को हम किस नाम से जानते हैं? इन कॉलम्स को हम जानते हैं एट्रीब्यूट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एट्रीब्यूट। मतलब इस टेबल में कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, क्या है?
एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कॉलम्स हैं, फील्ड भी कहते हैं, आप इसे फील्ड भी कह सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज अच्छे से? ओके, नाउ अब इसके बाद देखो इसमें कितनी रो आपको दिख रही है, 1 2 3 4, मतलब 4 रिकॉर्ड्स है यहां पर इस टेबल में। तो इन रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, इन रो को क्या कहते हैं, टपल्स। क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। टेबल को रिलेशन कहते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं, रोज को रिकॉर्ड या फिर टपल्स कहा जाता है। तो अब एग्जाम में रो, रिकॉर्ड, टपल, कॉलम, एट्रीब्यूट, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, कोई एमसीक्यू बनता है, फिलअप बनता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो रिलेशनल मॉडल की खासियत क्या है कि यहाँ पर टेब्यूलर डेटा में डेटा को मैनेज किया जाता है, जिसमें टेबल का नाम रिलेशन, कॉलम्स का नाम एट्रीब्यूट और फील्ड, और रोज का नाम है टपल्स। ठीक है, अब एक टेबल में आप मल्टीपल टपल्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इस रिलेशनल मॉडल की कुछ में क्या होता है, कुछ कीज होती हैं जो क्या करती हैं, जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, हर एक कॉलम पे आप अलग अलग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कस्टमर आईडी, ओके, और कस्टमर का नाम। जॉन ड्यू करके 2 कस्टमर हो सकते हैं, तो उन दोनों कस्टमर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उन दोनों कस्टमर का नाम तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों कस्टमर को हमने आईडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो कस्टमर आईडी क्या हुआ, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों कस्टमर्स को। तो उसके लिए हमने यहां पे कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है कस्टमर आईडी कॉलम पे, प्राइमरी की, मतलब कि इस कॉलम की वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, और ना ही इस कॉलम की वैल्यू में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होना चाहिए, और ना ही कोई ब्लैंक कॉलम यहां पे छूटना चाहिए। तो प्राइमरी की एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो हर एक टेबल में आपको क्रिएट करना होता है, ताकि आपके टेबल में जो रिकॉर्ड्स है ना, वो कैसे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। इसी तरीके से स्टूडेंट टेबल होती है, तो आपकी क्लास में भी मे भी पॉसिबल होगा कि एक से ज्यादा स्टूडेंट के सेम नेम हो, तो आप रोल नंबर से, अपने आईडी नंबर से रिकॉग्नाइज किए जाते हो, राइट? तो आपका जो टेबुलर डेटा मेंटेन होता है उसमें भी रोल नंबर, आईडी नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब क्या हुए, ये कहीं ना कहीं प्राइमरी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो रिलेशनल मॉडल में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, तो बेसिकली यहां जो हम यूज करेंगे, बेसिकली जो टेबल में क्रिएट किया जाता है वो प्राइमरी की और फॉरेन की होता है। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, किसी कॉलम को जो प्राइमरी की है किसी एक टेबल का, इट एक्ट एज अनदर टेबल, वो किसी अनदर टेबल में कैसे एक्ट करेगा, फॉरेन की तरह एक्ट करेगा जब आप इसको यूज करोगे किसी और टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज एक टेबल और बनाइए, कस्टमर टेबल है, हमने एक सेल्स टेबल बना ली, और सेल्स टेबल में हमने क्या लिखा, किस कस्टमर को आपने कार सेल की या जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सेल किया, तो कस्टमर आईडी यहां भी आ गया। ठीक है, तो कस्टमर आईडी वाला कॉलम कस्टमर टेबल में तो कैसे शो हो रहा है, प्राइमरी की, लेकिन सेल्स टेबल में यहां कैसे शो होगा, फॉरेन की तरह। क्लियर हुआ? तो फॉरेन की भी समझ में आ गया अच्छे से। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारी कीज होती हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो बेसिक्स जो है वो यहां से स्टार्ट होता है इस चैप्टर को पढ़ना। ओके, अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि ऐसे टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपको किस टाइप की लैंग्वेज की जरूरत होती है। So structured query language is a standard computer language for relational database management and data manipulation. अब देखो, टेबल्स तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में क्रिएट कर सकते हो, एमएस एक्सेल में भी आप टेबुलर डेटा को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, आपको क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है, और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे हम बात करें तो MySQL सॉफ्टवेयर जो है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आपके सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो कौन सा है, MySQL। इसके अलावा Oracle भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो SQL को सपोर्ट करता है, Sybase होता है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस के लिए क्रिएट किए गए हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में कमांड्स को, SQL कमांड्स को यूज करते हो, और उन कमांड्स को यूज करके आप टेबल्स क्रिएट करते हो। ओके, टेबल में डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो MySQL क्या हुआ, MySQL इज फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर
दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। MySQL क्या है, एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब अब सबको अच्छे से क्लियर है ना। ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। सो उसकी भी पूरी प्रोसेस, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसे डाउनलोड करना है, कैसे MySQL वर्क करेगा, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो यहां तक क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करना है, उसमें डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें टेबल्स क्रिएट करनी है। टेबल्स क्रिएट करने के लिए जिस क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगी, SQL। जिसे कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, MySQL सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है, जिसके लिए हम जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे वो MySQL होगा। ओके, सो अब मोर कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस क्वेरीज इन अ डेटाबेस। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है क्वेरिंग एंड SQL फंक्शंस, तो SQL की ऐसी कौन सी कमांड्स हैं जिनका यूज करके आप क्वेरीज के फॉर्म में डेटाबेस से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करोगे, डेटाबेस में टेबल्स में जो वैल्यूज है उन्हें मैनिपुलेट कर पाओगे। ओके, सो हाउ टू यूज, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टीपल रो फंक्शन को कैसे यूज करना है, अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे रिकॉर्ड्स को अरेंज कर सकते हो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जो टेबल है उस टेबल में जो कॉलम है, कॉलम में यदि एक जैसे रिकॉर्ड्स हैं तो उनका ग्रुप कैसे आप क्रिएट करोगे क्राइटेरिया के बेसिस पर। वर्किंग ऑन मल्टीपल टेबल्स यूजिंग SQL, SQL का यूज करके आप एक से ज्यादा टेबल में से कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको इन 4 टॉपिक को ही डिटेल में पढ़ना है। ओके, अब इन 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए डिटेल में हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया था, एक डेटाबेस को डिस्कस किया था। सो कौन सा डेटाबेस था, वो डेटाबेस था आपका कार शोरूम डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस था, कार शोरूम डेटाबेस। कार शोरूम डेटाबेस में हमने क्या देखा था, कार शोरूम डेटाबेस में हमने ये 4 टेबल्स देखी थी, 4 रिलेशन देखे थे। कौन कौन से 4 रिलेशन है ये, फर्स्ट है यहाँ पे इन्वेंट्री, ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन से कॉलम देखे थे इन्वेंट्री टेबल में, कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चर एंड फ्यूल टाइप। ओके, कि इन्वेंट्री किसकी मेंटेन करना है कार शोरूम डेटाबेस में, आपको कार की इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कार का स्टॉक मेंटेन करना है, किस आईडी की कार है, क्या कार का नाम है, कितने प्राइस की है, उसका क्या मॉडल है, किस ईयर में मैन्युफैक्चर किया गया था, फ्यूल टाइप क्या है कार का। ठीक है, तो एक टेबुलर स्ट्रक्चर, एक रिलेशन हम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री का जिसमें कॉलम्स होंगे। देन हमने डिस्कस किया था सेल्स टेबल। तो सेल्स टेबल में आपने क्या देखा था, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी एंड सेल प्राइस। इतने कॉलम्स हमने सेल टेबल में क्रिएट किए थे। सेल टेबल में ये बताया था कि किस कस्टमर ने, किस एम्प्लॉय ने किस कस्टमर को कौन सी कार कितने प्राइस में सेल किया है, उसका पेमेंट मोड क्या था, है ना, उसका सेल प्राइस क्या था, ये सारे कॉलम्स हमने उसमें लिए थे। नाउ एम्प्लॉय टेबल देखिए। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या देखा आपने कि एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल, इस कार शोरूम में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका आईडी, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सारे कॉलम्स हमने बनाए। नेक्स्ट हमने देखा कस्टमर, डेली कितने कस्टमर आ रहे हैं, उनका क्या फोन नंबर है, क्या ईमेल एड्रेस है, उनका एड्रेस क्या है, नाम क्या है, कस्टमर का आईडी क्या है। तो एक कार शोरूम डेटाबेस में इन 4 रिलेशंस की जरूरत थी और हर 4 रिलेशंस में ये सारे कॉलम्स हम क्रिएट कर चुके थे। इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ये चारों टेबल हमने क्रिएट किए, ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने वैल्यूज को भी इंसर्ट किया है। ओके, सो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेंट्री टेबल। तो इन्वेंट्री टेबल देखो कैसे शो होगी, आपको इस तरीके से शो होगी। क्लियर, यहाँ पे देखो कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप, ये वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज है। तो ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये सारी वैल्यूज, ये हो गए आप इस आपके एट्रीब्यूट्स, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं कॉलम्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें, कॉलम्स। और ये जितनी रोज हैं, यहाँ पे सपोज 8 रोज हैं, तो यहाँ पे 8 क्या हो गए आपके रिकॉर्ड्स हो गए। क्या हो गए, ये 8 रिकॉर्ड्स। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। इसी तरीके से चारों टेबल को हम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर में। लाइक कस्टमर टेबल में कुछ 4 कस्टमर्स की एंट्री, उनका एड्रेस है, फोन नंबर है, ईमेल है। इसी तरीके से सेल टेबल है, सेल टेबल में मैंने जैसे आपको बताया इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी और सेल प्राइस। ठीक है, ये सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ 6 रोज हैं। ओके, इसी तरीके से एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ 5-6 एम्प्लॉयज की एंट्री है, उनकी बेसिक डिटेल्स है। तो ये 4 कमांड्स हमने देखी, ये 4 टेबल्स हमने देखी। ठीक है, और इन 4 टेबल्स को कहां क्रिएट किया था हमने, इन 4 टेबल्स को क्रिएट किया था हमने
कार शोरूम डेटाबेस में। कार शोरूम कैसे क्रिएट हुआ, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता रही हूँ, इनका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। ओके, सो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपको इस कार शोरूम डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम जिन बेसिक कमांड्स का यूज करने वाले हैं तो वो कौन सी एसक्यूएल कमांड्स होगी जिनका हम यूज करेंगे। वो एसक्यूएल कमांड होगी क्रिएट कमांड, ESC कमांड, इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड, ऑल्टर कमांड, अपडेट, ड्रॉप एंड डिलीट। तो ये कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनका यूज करके आप इस तरीके का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट कमांड का यूज करके आप टेबल में जो वैल्यूज है उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिक कमांड्स जिनका यूज करके आप डेटाबेस और टेबल रिलेशन को क्रिएट कर सकते हो। अब यदि कार शोरूम डेटाबेस हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्रिएट कमांड। ठीक है, कैसे यूज करोगे क्रिएट कमांड का, कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कमांड का यूज करोगे। ध्यान से देखो। ओके, क्या लिखना होता है आपको जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, है ना, और डेटाबेस का नाम लिखते हैं। डेटाबेस हमें कौन सा क्रिएट करना है, कार शोरूम, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस कार शोरूम। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। अब आपको इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है। सपोज हमें इन्वेंटरी टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो आप यहां लिखोगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, टेबल का नाम, ब्रैकेट बनाओगे और उस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई करोगे एम्प्लॉय टेबल में आपको क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं। सपोज एम्प्लॉय टेबल में हमें कॉलम क्रिएट करना है एम्प्लॉय का आईडी, तो EID से आपने एम्प्लॉय आईडी क्रिएट किया। अब एम्प्लॉय आईडी में कैसी वैल्यूज होंगी, एम्प्लॉय आईडी में सपोज नंबर टाइप वैल्यू होगी। ओके, तो ये नंबर टाइप आपने सेट किया, आप इसको इंटीजर भी सेट कर सकते हो। क्लियर, एम्प्लॉय आईडी के बाद में आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हो, और एम्प्लॉय का नाम, तो एम्प्लॉय का नाम सपोज आपने कैरेक्टर सेट किया। अब कैरेक्टर भी कितने कैरेक्टर का एक्सेप्ट करेगा एम्प्लॉय का नाम, सपोज 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है एम्प्लॉय का नाम। इसी तरीके से उसकी डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहा है, तो थर्ड कॉलम डेजिग्नेशन बनाया, उसकी वैल्यू भी कैरेक्टर होगी, सपोज 15 कैरेक्टर तक इसकी वैल्यू होगी। तो ऐसे ही आप कॉलम्स को एंटर करते जाओगे उनकी डेटा टाइप के साथ, साइज के साथ। देन सेमीकोलन, तो हर क्वेरी किससे एंड होती है, सेमीकोलन से। तो ये इस तरीके से रिलेशन क्रिएट होगा। ओके, अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमने कौन सी कमांड देखी थी, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपको लिखना है, सपोज टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो हमने एम्प्लॉय लिखा। ओके, अब इसमें आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है तो आपको वैल्यूज लिखना होगा। मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना है तो यहाँ स्पेस देके आपको क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करते जाना है कॉमा लगा के। सेमीकोलन से आप यहाँ वैल्यूज इंसर्ट करोगे। कैसे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, सपोज एम्प्लॉय आईडी आपने 101 एंटर किया, एम्प्लॉय का नाम आपने राम एंटर किया, उसका डेजिग्नेशन आपने सपोज सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो एंटर किया। इस तरीके से आपने वैल्यूज को एंटर किया। कैरेक्टर और वर्कर वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड्स में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज को इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको देखना है कि आपने ये जो वैल्यूज इंसर्ट की है ये एक्चुअल इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए जिस कमांड का हम यूज करते हैं वो यू होती है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जब आप लिखोगे तब आपके सामने क्या शो होगा, तब आपके सामने पूरी टेबल शो हो जाने वाली है। तो दीज आर दी बेसिक कमांड्स। ये क्या हुई, बेसिक एसक्यूएल कमांड्स हुई जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हो। और वो बेसिक कमांड्स हमने अभी देखी, सारी बेसिक कमांड्स। क्लियर, ये सारी बेसिक कमांड्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, डिटेल में हमने इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके, अब एसक्यूएल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मतलब माई एसक्यूएल कितने टाइप के फंक्शंस का यूज करता है क्वेरी के लिए। जब आपने टेबल क्रिएट की तो टेबल में से आपको कोई डेटा को रिट्राइव करना है तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, तो कौन से फंक्शंस होते हैं, पहले तो ये डिस्कस कर ले फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क एंड इट रिटर्न्स 0 और मोर वैल्यूज एज अ रिजल्ट। फंक्शन क्यों यूज होते हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सपोज हमने बोला कि एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय के नेम है उनको क्या करना है, उन एम्प्लॉय के नेम में कितने कैरेक्टर है, ठीक है,
5 कैरेक्टर के कितने इंप्लॉय के नाम है, ठीक है, किसी इंप्लॉय के नाम को आपको कैपिटल लेटर में शो करवाना है, स्मॉल लेटर में शो करवाना है, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क हुई हो ना। हमने ऐसा बोला कि जो सेल्स हुई है, टोटल कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, तो आपने सारे कार का जो प्राइस वाला कॉलम है, उस प्राइस वाले कॉलम को या सेल प्राइस वाला जो कॉलम है, उस कॉलम की सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया, तो टोटल सेल निकल आई। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, जो एक स्पेशल टास्क होता है, उसी के लिए फंक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज हम देखेंगे कि किस तरीके से उन फंक्शंस को यूज किया जाता है, ओके, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो फंक्शंस आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज आल्सो। सो ये फंक्शंस आपके एसक्यूएल क्वेरी के लिए भी यूजफुल होते हैं। जब आप क्वेरी लिखोगे तब आप इन फंक्शंस का यूज कर पाओगे। फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू वर्क ऑन अ सिंगल और अ मल्टीपल रो। अब ये फंक्शन जरूरी नहीं है कि किसी एक ही रो पे अप्लाई किए जाए, आप मल्टीपल रो पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस है जिन्हें सपोर्ट करता है MySQL? डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन इन वन और मोर रोज, एसक्यूएल फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज। तो 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शन हुए? 2 टाइप के, सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन, जिसे हम मल्टीपल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर, एग्रीगेट, ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं? इन्हें हम स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब ये फंक्शन एक सिंगल रो पे, इंडिविजुअल रो पे अप्लाई हो सकते हैं। किस पर अप्लाई होते हैं? इंडिविजुअल रो पे अप्लाई होते हैं और आपको सिंगल रिजल्ट ही रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल रो फंक्शन हम इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? हम एग्रीगेट फंक्शन को मल्टीपल रो फंक्शन कहते हैं, क्लियर। अब ये किस पे अप्लाई किए जाते हैं? एक से ज्यादा रो पे, मतलब ग्रुप ऑफ रोज पे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो। किस पर? ग्रुप ऑफ रोज पे आप इन्हें अप्लाई करते हो, क्लियर। इसके बाद ही हमें क्या रिटर्न करते हैं? ग्रुप ऑफ रोज पे अप्लाई होने के बाद में एक एग्रीगेट रिजल्ट रिटर्न करते हैं। एग्रीगेट या फिर सिंगल रिजल्ट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस आल्सो बिटवीन द एग्रीगेट फंक्शन एंड सिंगल रो फंक्शन। तो 2 टाइप के एसक्यूएल फंक्शन हुए, सिंगल रो एंड मल्टीपल रो। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंगल रो एक सिंगल रो पे अप्लाई किया जाता है, सिंगल रो पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सिंगल रो फंक्शन का यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रो पे अप्लाई किया जाता है और सिंगल रिजल्ट हमें रिटर्न करता है, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगल रो फंक्शन के बारे में देख लो, क्या लिखा है? देयर आर ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन। This function are applied on a single value and return a single value. एक single value पे apply होते हैं और single value ही return करते हैं। So different single row function under this category. तो single row function को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है न्यूमेरिक, दूसरा है स्ट्रिंग और थर्ड है डेट एंड टाइम। तो 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं सिंगल रो फंक्शन, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड डेट एंड टाइम। न्यूमेरिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैथ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन को आप टेक्स्ट फंक्शन के नाम से भी सुनोगे, है ना। तो अब जब भी टेक्स्ट फंक्शन भी आए तो मतलब स्ट्रिंग फंक्शन की बात हो रही है। न्यूमेरिक वो जो नंबर्स पे अप्लाई की जाते हैं, वो फंक्शंस जब किसी कॉलम की वैल्यू कोई न्यूमेरिक है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रिंग या टेक्स्ट फंक्शन किसी कॉलम की वैल्यू कैसी है? जब कैरेक्टर्स में है, स्ट्रिंग में है, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। डेट एंड टाइम फंक्शन, जब किसी कॉलम की वैल्यू डेट टाइप की है, टाइम टाइप की है, तब आप इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे फंक्शन एक सिंगल रो पे ही अप्लाई होते हैं क्योंकि इसी के टाइप हैं, ओके। अब इनमें फर्दर क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शन जैसे मैंने बताया, जो न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं, सिंगल वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं। तो कितने टाइप के न्यूमेरिक फंक्शन है जो हमने डिस्कस किए थे? पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन, मॉड, ट्रंकेट, एसक्यूआरटी एंड साइन। So these are the functions of numeric function of single row function, right? अब ऐसा नहीं कि जितने मैं यहाँ बता रही हूँ बस इतने ही फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो कॉमन फंक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होते हैं जनरली टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, वो यही होते हैं, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लें, इनका क्या काम होता है, कैसे टेबल पे अप्लाई किए जाते हैं। तो पावर फंक्शन का क्या काम होता है? पावर फंक्शन का काम होता है पावर कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? पावर कैलकुलेट करना। इट कैलकुलेट्स x टू द पावर ऑफ y। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है पाव करके, इस तरीके से फंक्शन, या फिर आप इसको पूरा पावर लिखकर भी एक्सेस कर सकते हो, ओके। x, y मतलब x की पावर आपको y कैलकुलेट करना है। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये, x और y। x वो नंबर
और y पावर की x नंबर की कितनी पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट पावर 2,3, हमने क्या लिखा, सिलेक्ट कमांड लिखी, पावर के ब्रैकेट में हमने लिखा 2,3, तो 2,3 मतलब 2 की पावर 3 कैलकुलेट होना चाहिए। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो पावर फंक्शन का काम समझ में आया। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से, या पूरा पावर लिखकर भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके करेक्ट हैं। क्लियर, दोनों तरीके से ये फंक्शन वर्क करेगा। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिक फंक्शन देखें, राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का काम क्या होता है, राउंड ऑफ करता है नंबर को। अब नंबर को राउंड ऑफ करना तो पता है ना, सपोज हमने लिखा 95.8, ये आपके परसेंटेज है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 96 लिखोगे ना। तो यही जो राउंड ऑफ किया हुआ है ये आपने परसेंटेज, इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, इस तरीके से नंबर को राउंड ऑफ करेगा। डेसिमल के बाद आप जितने डिजिट चाहते हो उतने डिजिट्स भी आपको मिलेंगे राउंड ऑफ होके। ओके, सो राउंड ऑफ नंबर n एक नंबर है जिसे राउंड ऑफ करना है टू d मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो d की वैल्यू यदि आप 0 रखते हो तो नंबर पूरा इंटीजर पार्ट में आपको मिलेगा, है ना, नियरेस्ट इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग। अब कैसे इसको एक्सेस करना है, राउंड फंक्शन लिखा, वो नंबर लिखा जिसे राउंड ऑफ करना है। क्या नंबर लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो, 2912.564, डेसिमल के बाद 3 नंबर है। अब आपको उसको राउंड ऑफ करवाना है 1 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 2912 पॉइंट के बाद आपको एक ही नंबर चाहिए, 1 डेसिमल नंबर तक चाहिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2912.5 नहीं आया, देखो क्या आया, 5 की जगह पे क्या शो हो रहा है आपको 6, क्योंकि 5 है, 5 से बड़ा नंबर यदि होता है तो वो राउंड ऑफ हो जाता है। तो 5 के बाद में 6 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो वो राउंड ऑफ होके आपको शो हो रहा है। तो 5 की प्लेस पे डेसिमल के बाद एक नंबर शो हो रहा है, दैट इज 6। नेक्स्ट देखो, जब आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो कि आपको कितने डेसिमल तक चाहिए राउंड ऑफ करके, तो सिलेक्ट राउंड 283.2, तो यहाँ पे आपको देखो 5 से लेस वैल्यू है, डेसिमल के पहले क्या है बाद में क्या है, 5 से लेस वैल्यू है, तो एज इट इज आपको आंसर मिला 283, इंटीजर पार्ट ही मिला। ओके, सो राउंड फंक्शन क्लियर हुआ अच्छे से, है ना। अब राउंड फंक्शन के बाद नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, मॉड फंक्शन। मॉड क्या रिटर्न करता है, मॉड हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। तो मॉड a, b रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर a एंड नंबर b। यहाँ पे 2 नंबर आपको पास करना है एज ए आर्ग्यूमेंट, दोनों नंबर डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको मिलेगा। जैसे हमने लिखा है सिलेक्ट मॉड 21,2, तो 2 से 21 डिवाइड होगा, है ना, कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे आपको 1, रिमाइंडर क्या मिला आपको ये 1। तो आउटपुट देखो क्या शो हो रहा है आपको, आउटपुट 1 शो हो रहा है। ओके, सो रिमाइंडर रिटर्न करने वाले फंक्शन का नाम मॉड, ठीक है, पावर कैलकुलेट करने वाले फंक्शन का नाम पावर, जो आपको डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करके शो करे उस फंक्शन का नाम राउंड फंक्शन। इसी तरीके से ट्रंकेट होता है, ट्रंकेट और राउंड दोनों का काम एक ही होता है। ट्रंकेट क्या करता है, आपको डेसिमल नंबर में से इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, लेकिन यहां भी आप डेसिमल पार्ट को रिटर्न करवा सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि ये नंबर राउंड ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ आपको नंबर को एज इट इज शो करेगा बिना राउंड ऑफ किए, है ना। सो दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विद सम डिजिट्स ट्रंकेटेड। जिस डिजिट को आप ट्रंकेट करवाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, उसको हटाकर आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, है ना। इट रिटर्न्स वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट n ट्रंकेटेड टू आर्गुमेंट m डेसिमल प्लेसेस। तो ट्रंकेट फंक्शन का फॉर्मेट देखो, n, n मतलब वो नंबर जिसको ट्रंकेट करना है, m मतलब कितने डिजिट्स तक आपको उसको हटाना है, ट्रंकेट करना है। ओके, सो यहाँ पे आंसर देखो, एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट ट्रंकेट 15.79,1, क्या लिखा है 15.79,1, तो 15.79 मतलब यहाँ पे आपको ये जो एक डेसिमल डिजिट है ये हट जाएगी, एक ही डेसिमल डिजिट तक आपको आंसर मिलेगा। 2 थी, एक डेसिमल डिजिट हट गई क्योंकि हमने क्या लिखा, इसके ब्रैकेट में कॉमा लगा के 1 लिखा, तो आउटपुट आपको क्या शो होगा 15.7। अब यदि ट्रंकेट की जगह यहाँ पे राउंड होता तो राउंड फंक्शन क्या करता, 7 के बाद देखता 5 से बड़ा नंबर है तो इसे राउंड ऑफ करके 15.8 रिटर्न करता। बात समझ में आ गई ना। ट्रंकेट का काम क्या हुआ कि डेसिमल डिजिट को तो ट्रंकेट करता ही है, साथ ही राउंड ऑफ भी नहीं करता है। राउंड फंक्शन हमें राउंड ऑफ करके आंसर रिटर्न
करता है। ओके, तो ट्रंकेट क्लियर। इसके बाद न्यूमेरिक फंक्शन है एसक्यूआरटी। अब एसक्यूआरटी नाम से समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने वाला फंक्शन। ओके, एसक्यूआरटी के ब्रैकेट में आपको नंबर पास करना है जिसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करवाना है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। एसक्यूआरटी में जो भी नंबर आप पास करोगे उसका स्क्वायर रूट रिटर्न होगा। इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ आर्गुमेंट एन, द वैल्यू n कैन नॉट बी निगेटिव। अब जो नंबर आप पास करोगे वो निगेटिव नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करवाना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा रियल रिजल्ट रिटर्न करता है ना, इसीलिए निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सो सिलेक्ट एसक्यूआरटी, ब्रैकेट में हमने लिखा 16 और यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड में हमने लिखा स्क्वायर रूट। तो जो आपको आउटपुट शो होगा वो इस तरीके से शो होगा, स्क्वायर रूट लिखा हुआ शो होगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो आपको 4 शो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से ये चीज। एसक्यूआरटी फंक्शन भी स्क्वायर रूट के लिए हुआ। साइन फंक्शन, अब साइन फंक्शन का काम क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ अ नंबर। अब नंबर का साइन कैसे? सपोज आपने कोई निगेटिव नंबर लिखा तो उसका साइन माइनस हुआ, कोई आपने पॉजिटिव नंबर लिखा तो उसका साइन पॉजिटिव हुआ, प्लस हुआ, है ना। तो यहाँ पे साइन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है गिवन नंबर जो आपने लिखा हुआ है उसका साइन। सो इफ आर्गुमेंट n इज लेस देन 0, n मतलब वो नंबर, यदि वो नंबर 0 से छोटा है तो आपको -1 मिलेगा, यदि वो नंबर n के इक्वल है तो आपको 0 मिलेगा, यदि वो नंबर 0 से बड़ा है, यदि वो नंबर 0 से बड़ा है तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब साइन कैसे रिटर्न होगा? जब नंबर आप निगेटिव दोगे तो -1, जब नंबर आप पॉजिटिव दोगे तो 1 मिलेगा +1 का, और जब नंबर आपने 0 ही लिखा है तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन में आपको एक नंबर पास करना होता है एज ए आर्गुमेंट। जैसे यहां लिखा हुआ है सिलेक्ट साइन और ब्रैकेट में हमने नंबर दिया है -15, तो -15 का साइन क्या है? माइनस का है, तो आउटपुट आपको क्या मिला? देखो -1। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिलेक्ट साइन 15, क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट साइन 15, साइन के ब्रैकेट में हमने पॉजिटिव 15 दिया हुआ है, तो आउटपुट क्या मिला आपको? 1। तो जब आप 15 की प्लेस पे 0 लिखते तो आउटपुट आपको मिलता 0। तो साइन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? किसी भी नंबर का साइन रिटर्न करता है, -1, 1 और 0 के फॉर्म में। तो साइन फंक्शन के ब्रैकेट में भी हमें एक नंबर को मेंशन करना है। अब देखते हैं हम दूसरा टाइप का सिंगल रो फंक्शन जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो अभी हमने देखे न्यूमेरिक फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए ना, जिसमें हमने पावर, एसक्यूआरटी, साइन फंक्शन, ट्रंकेट, राउंड फंक्शन को पढ़ा। ठीक है, ये कॉमन फंक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट भी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हुए? सो कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस आर यू केस, एल केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इनएसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। ये कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। अब स्ट्रिंग का मतलब तो सबको समझ में आता है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जब कैरेक्टर का कलेक्शन हो जाता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। उसी वर्ड को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ते हो तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स का जो कलेक्शन है जिसे आप वर्ड कहते हो, उसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, तो स्ट्रिंग पे अप्लाई करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो ये सारे फंक्शंस हैं जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेबल में कैसे एक्सेस करना है वही देखने वाले हैं। ओके, किस तरीके से क्वेरी लिखना है। तो यू केस मतलब कि अपर, सो यू केस एंड अपर बोथ आर द सिमिलर फंक्शन। दोनों का काम होता है स्ट्रिंग को अपर केस में, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो आप यू केस भी यूज कर सकते हो, आप अपर केस, अपर फंक्शन भी यूज कर सकते हो। आप देखो न्यूमेरिक फंक्शन में देखा था कि फंक्शन के ब्रैकेट में आप क्या आर्गुमेंट पास कर रहे थे? कोई नंबर पास कर रहे थे। ठीक है, पावर कैलकुलेट करवानी थी तो हमने नंबर पास किया, उसमें 2,3 है ना। राउंड ऑफ करवाना है तो हमने एक डेसिमल नंबर पास किया। लेकिन जब आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे तो आप इन फंक्शंस में क्या आर्गुमेंट पास करोगे? स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट को पास करोगे। सो इसी तरीके से यूकेस में आपको क्या लिखना है? यहाँ पर पैरामीटर क्या लिखना है? स्ट्रिंग लिखना है, मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिनको आप अपर केस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। सो इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। कैसे? एग्जांपल देखो, सिलेक्ट यूकेस, फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग लिखा डबल या सिंगल इन्वर्टेड के अंदर, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अभी आपको स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स क्या है? इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्मॉल है। ये चीज अच्छे से क्लियर है। और यूकेस का काम क्या होगा? ये जो सिंगल इन्वर्टेड में जो भी स्ट्रिंग आपने पास की है उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। तो आउटपुट देखो क्या शो हो रहा है आपको? आउटपुट शो हो रहा है ना, सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में हो गए। ओके, सो इसे आप अपर
के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो और यूकेस के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। दोनों का काम एक ही। एग्जाम में यदि ये दोनों किसी एक नाम से आते हैं तो कंफ्यूज मत होना, अपर और यूकेस बोथ आर यूज्ड टू कैपिटलाइज द लेटर्स। ओके, नेक्स्ट है लोअर फंक्शन और एल केस फंक्शन। अब लोअर और एल केस फंक्शन का काम क्या है? स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना, मतलब स्मॉल लेटर्स में। तो यहां भी आपको ब्रैकेट में क्या आर्गुमेंट पास करना है? स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करना है। इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस और स्मॉल लेटर्स। तो सेम हमने लिखा सिलेक्ट लोअर या फिर एल केस। एल केस भी लिख सकते हो आप, लोअर फंक्शन भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में आपने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर्स में। कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर्स में, तब तो वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट होगा, राइट? तो आउटपुट देखो आपको क्या शो हो रहा है? आउटपुट आपको स्मॉल लेटर्स में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस शो हो रहा है ना। सारे लेटर्स क्या हो चुके हैं? स्मॉल लेटर्स में आपको शो हो रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। अब मिड, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर, ये तीनों फंक्शन के नाम जरूर आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों का काम एक जैसा है। मतलब मिड, सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर का काम होता है इट रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई स्ट्रिंग में से यदि सब स्ट्रिंग को आप चाहते हो तो वो कौन रिटर्न करेगा? मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है। अब उस स्ट्रिंग में से किस पोजीशन से आपको कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, किस पोजीशन से आपको सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, वो पोजीशन पास करना है। ठीक है, सपोज आपने कोई स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर की दी है, तो 10 में से 4th कैरेक्टर से आपको स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है। 4 कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर तक चाहिए? 4 कैरेक्टर से आपको 5 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर्स, पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, ये 3 चीज हमें पास करने की नीड होती है। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मिड में हमने सबसे पहले स्ट्रिंग पास किया, फिर उसकी पोजीशन की इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। और यही तीनों चीज आपने सब एसटीआर, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग में भी पास करना है। ओके, तो मिड, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग, तीनों का काम एक ही होता है, नाम अलग अलग है। जैसे लोअर केस एल है ना, उसी तरीके से। ओके, सो अब यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल, यहां लिखा है हमने सिलेक्ट मिड फंक्शन और इसमें हमने पास किया स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स। क्या लिखा हुआ है? इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अब किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कैरेक्टर? 3rd पोजीशन से। तो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत ध्यान से देखो, और यहां पर 3rd पोजीशन से, मतलब कि 3rd पोजीशन कहां मिल रही है? 1st पोजीशन, 2nd, 3rd पोजीशन इस F से मिल रही है। तो 3rd पोजीशन आपने मेंशन किया ना 3, तो 3 से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होना, यहां 3 से एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है? 3rd पोजीशन से आपको 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो 1 2 3 4 ये 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होके आपको शो होंगे। मतलब FORM, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का एक FORM जो सब स्ट्रिंग है वो आपको शो होगा एज ए आउटपुट। तो आउटपुट आपको दिख रहा है फॉर्म। सो क्लियर हुआ अच्छे से कि मिड में आपको क्या 3 आर्गुमेंट पास करने हैं? पहला स्ट्रिंग, जिसमें से आपको सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करवानी है, उस स्ट्रिंग में से किस पोजीशन से आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करवानी है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिखा है, तो FORM, यही 4 कैरेक्टर्स आपको मिले। जब आप ये नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं करोगे, तब आपको पूरे उस पोजीशन से पूरे कैरेक्टर लास्ट तक शो होंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में शो हो रहा है, इन्फॉर्मेटिक्स में से आपको 7 पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना है कैरेक्टर्स। कहां से? 7 पोजीशन से। तो यहाँ पे देखो 7 पोजीशन से कैरेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं। कैसे शो हो रहे हैं 7 पोजीशन से कैरेक्टर्स? ध्यान से देखो। ओके ओके, डन। देखो ये हो गई आपकी 3 पोजीशन, 4 5 6 7। तो 7 पोजीशन से आपको कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। कितने एक्सट्रैक्ट करना है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बताए, तो लास्ट तक पूरे कैरेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं 8x। इन्फॉर्मेटिक्स में से क्या शो हो रहा है आपको? 7th कैरेक्टर से सारे कैरेक्टर्स एक सब स्ट्रिंग शो हो रही है। ओके, सो मिड फंक्शन, सब एसटीआर, सब स्ट्रिंग किसी का भी यूज करोगे और ये आर्गुमेंट इस तरीके से पास करोगे तो आपको सब स्ट्रिंग ही मिलेगी। इट रिटर्न्स द सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का क्या काम होता है? जो स्ट्रिंग आप पास करोगे लेंथ फंक्शन में, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसका साइज रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग का साइज कौन रिटर्न करता है? लेंथ।
लेंथ फंक्शन आपको लेता है, स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट है लेकिन रिटर्न करता है न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, सो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। किसी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उनको रिटर्न करने का काम होता है लेंथ का। तो हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट लेंथ, लेंथ में आपने सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखी स्ट्रिंग, और इन्फॉर्मेटिक्स हमने अगेन पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स काउंट होंगे, कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पे 11 कैरेक्टर्स है इन्फॉर्मेटिक्स में, तो 11 इज द आउटपुट कि इस इन्फॉर्मेटिक्स स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, इसका साइज क्या है 11 है। ओके, सो लेंथ फंक्शन अगेन एंड अगेन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखो कि लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन का काम होता है कि स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। मिड का काम होता है स्ट्रिंग में किसी भी पोजीशन से वैल्यू को, किसी भी पोजीशन से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। लेफ्ट क्या करता है, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से रिटर्न करता है हमें कैरेक्टर्स। सो रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। सपोज हमने लिखा सिलेक्ट लेफ्ट, कंप्यूटर लिखा है, स्ट्रिंग क्या है कंप्यूटर, और इसके हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि स्ट्रिंग में से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए। तो लेफ्ट फंक्शन का काम होगा लेफ्ट से 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करके देना। तो लेफ्ट से 4 कैरेक्टर क्या हुए, COMP कॉम्प, तो आपको कॉम्प रिटर्न हुआ। ओके, ऐसे ही होता है कौन सा फंक्शन, राइट फंक्शन, जो स्ट्रिंग के राइट साइड से वैल्यूज को शो करता है। ध्यान से देखो, राइट फंक्शन के ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्पेसिफाई करा, कॉमा लगा के लिखा n, है ना। सो रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपने लिखा है स्ट्रिंग का नाम क्या, साइंस। आपने लिखा सिलेक्ट राइट, राइट में लिखा आपने स्ट्रिंग साइंस। साइंस स्ट्रिंग में से आपको 3 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड से 3 कैरेक्टर देगा। NCE क्या हो गए, 3 कैरेक्टर्स हो गए राइट साइड से साइंस के, तो वही रिटर्न हुए। तो लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन क्लियर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम इन str। देखो इन str स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर की, किसी सब स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न करने के लिए इन str का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग को आपको सर्च करना है, तो वो सब स्ट्रिंग किस जगह पर है, कहां से स्टार्ट हो रही है, उसकी पोजीशन कौन रिटर्न करेगा, इन str। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें पास करनी होगी, एक तो स्ट्रिंग और दूसरी सब स्ट्रिंग जिसकी पोजीशन आपको रिटर्न करवानी है। ठीक है, अब यदि वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो ये जो फंक्शन है वो आपको 0 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, 0। अब यहाँ क्लियर होगा आपको इस एग्जांपल से कि इन str हमने फंक्शन का नाम लिखा, इसमें हमने जो स्ट्रिंग पास की है वो क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स। अब इस इन्फॉर्मेटिक्स में से आपको MA सब स्ट्रिंग को सर्च करना है, कॉमा लगा के हमने दूसरी सब स्ट्रिंग लिखी MA। तो अब इन्फॉर्मेटिक्स में से MA आपको किस पोजीशन पे मिल रहा है, उसकी पोजीशन रिटर्न होगी। तो यहाँ पे देखो MA कहाँ दिख रहा है आपको, MA आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो किस पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे। तो इस स्ट्रिंग का पहला ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, 6 है ना, तो आउटपुट में क्या शो हुआ, 6 शो हुआ कि ये जो MA हमें सर्च करना था इस स्ट्रिंग में से, वो MA का पोजीशन क्या है, उसका फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, उस एम वर्ड का 6 है, तो 6 आपको रिटर्न हुआ। ओके, सो अच्छे से समझ में आया। अब सपोज मैंने लिखा होता कि मुझे MA सर्च नहीं करना है, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सपोज सर्च करना है यहाँ पे P, क्या सर्च करना है, मुझे दूसरी स्ट्रिंग P सर्च करना है। ठीक है, तो P तो कहीं पे है नहीं, कहीं मिल रहा है कि आपको P इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में या इन्फॉर्मेटिक्स में नहीं ना, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। तो ये चीज ध्यान रखना है, जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि इन str फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, है ना। यदि स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो आपको क्या रिटर्न होता है, 0 रिटर्न होता है, अदरवाइज पोजीशन रिटर्न होती है। अब ltrim फंक्शन, ltrim फंक्शन का क्या काम है, ट्रिम का काम होता है कैरेक्टर्स को, ट्रेलिंग जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हटाना, है ना, ट्रिम का काम ये होता है। अब यहाँ पर ट्रिम फंक्शन 3 तरीके से यूज होता है, ट्रिम, ltrim एंड rtrim। तो पहले हम देखेंगे ltrim। ltrim का मतलब ट्रिमिंग करना कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से, या तो कैरेक्टर्स को या स्पेसेस को। तो ध्यान रखो कि सिंगल इन्वर्टेड में आपने जो भी लिखा है ना, सिंगल इन्वर्टेड में आपने जो भी लिखा है, यदि स्पेस भी दी है तो स्पेस भी काउंट होती है, ये भी ध्यान रखना। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेटिक्स और स्पेस दे के लिखा प्रैक्टिस, ओके, तो ये स्पेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट होती है। ओके,
अब लेफ्ट साइड से यदि आपको कोई स्पेस हटानी है, ओके, सो उसके लिए हम यूज करेंगे ltrim फंक्शन का, और जिस स्ट्रिंग में से हटानी है तो स्ट्रिंग भी हमें पास करनी होगी. It returns the given string after removing leading white spaces characters from the left side of the string. स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से यदि व्हाइट स्पेसेस होती हैं या कोई कैरेक्टर्स को आपको हटाना है, रिमूव करना है, देन वी यूज लेफ्ट फंक्शन. ओके, ltrim, सॉरी. अब देखो सिलेक्ट करके क्या लिखा हमने यहाँ पे, लेंथ लिखा. तो लेंथ फंक्शन ने क्या काउंट किया, यहाँ ध्यान से देखो डेली लिखा हुआ है ना, स्पेस देके, ये स्पेस एक है ना, यहाँ स्पेस देके डेली लिखा हुआ है. तो लेंथ फंक्शन ने इसकी लेंथ काउंट की. तो लेंथ क्या काउंट हो जाएगी, DELHI. ठीक है, तो 5 कैरेक्टर्स ये है, एक स्पेस काउंट हो गई, तो 6 कैरेक्टर्स काउंट हुए. ओके, अब हमने फिर ltrim फंक्शन अप्लाई कर दिया. तो ltrim फंक्शन क्या करेगा, ये जो स्पेस थी ना इसे हटा देगा. ठीक है, इसे हटा देगा, और इसके पहले हमने लेंथ फंक्शन फिर अप्लाई कर लिया. तो अब इसकी लेंथ क्या निकलेगी, जब ltrim ने इस स्पेस को हटाया तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, तो वो शो हुए. अब यहाँ पे देखो 2 स्पेसेस है बेटा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको पहले वाले का आंसर आपको 7 शो हो रहा है और दूसरे वाले का आंसर आपको 5 शो हो रहा है, क्योंकि स्पेसेस हट चुकी हैं. ओके, जितनी स्पेस आप दोगे उतनी स्पेस व्हाइट स्पेस काउंट होगी, उतनी व्हाइट स्पेस को हटाएगा कौन सा, ट्रिम फंक्शन. सिंपल सी बात है. ltrim का काम सिर्फ इतना होता है कि ltrim में सिंगल इन्वर्टेड में आपने यहाँ 3 स्पेस देके कुछ लिखा हुआ है, सपोज MB लिखा है, मैग्नेट ब्रेन्स. ओके, तो अब जब इसका आउटपुट आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट साइड की सारी स्पेसेस हट चुकी होगी, आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, यहाँ आपको स्पेसेस शो नहीं होंगी. ठीक है, ऐसे ही होता है rtrim फंक्शन. rtrim क्या करता है, राइट साइड से स्पेसेस को हटाता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको एग्जांपल को इस तरीके से इसलिए समझाया है ताकि आपको स्पेस के साथ की लेंथ और स्पेस के बिना लेंथ दोनों तरीके से समझ में आ सके कि कैसे rtrim फंक्शन वर्क कर रहा है. ओके, अब देखो rtrim उसी की तरह, rtrim राइट साइड से कैरेक्टर्स को या व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करता है. इट रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सो कैसे यूज करना है, वही सेम तरीके से लेंथ डेली. अब यहाँ देखो, यहाँ 2 स्पेसेस दे दी, डेली के 5 कैरेक्टर और इसके 2 स्पेस वाले कैरेक्टर हो गए 7. तो लेंथ फंक्शन ने पहले तो 7 कैरेक्टर्स हमें शो किए. जब आपने इसमें rtrim फंक्शन यूज कर दिया तो rtrim ने ये जो यहाँ स्पेसेस थी वो हटा दी, और उसके बाद इस लेंथ फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया. ओके, क्लियर हुआ ये भी अच्छे से. अब ऐसे होता है ट्रिम फंक्शन. ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के दोनों साइड से स्पेसेस को हटा देता है. ltrim लेफ्ट साइड से हटाता है स्पेसेस को, rtrim राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव करता है. लेकिन ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग के बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्पेसेस को, कैरेक्टर्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. सो इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के दोनों साइड से. सो कैसे यूज करना है, उसी तरीके से देखो, यहाँ पे भी हमने स्पेस दिया है और यहाँ भी स्पेस दिया है. ठीक है, ये 5 कैरेक्टर डेली के हो गए, 6 7 8 9, दो आसपास के. तो आउटपुट क्या शो हुआ आपको, 9 शो हुआ, कि पहले तो लेंथ कैलकुलेट हुई स्पेस के साथ में पूरी 9. फिर जब आपने इसमें ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर दिया तो ट्रिम फंक्शन ने वो स्पेसेस हटा दी, तो सिर्फ आपको स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है 5 कैरेक्टर्स की. ये चीज क्लियर हुई ना अच्छे से. ओके, सो यहीं से आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है. अब ये आप जो मैंने टेबल्स आपको बताई थी, इन्वेंटरी टेबल, सेल्स टेबल, एम्प्लॉय टेबल, कस्टमर टेबल, कार शोरूम के डेटाबेस पे, उस पे भी आप इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी टेबल पे आप इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो ये हमने कर चुके हैं. हम यहाँ पे इन्वेंट्री, सेल्स, एम्प्लॉय, कस्टमर टेबल पे इन फंक्शंस का यूज देख चुके हैं कि कैसे होता है. प्रैक्टिकल वीडियोस में बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इन सारे फंक्शंस के प्रैक्टिकल वीडियोस आप देख सकते हो. ओके, कि टेबल पे कैसे एक्सेस करना है. नेक्स्ट है कॉन्केट फंक्शन. कॉन्केट फंक्शन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कॉन्केट कर देता है, ज्वाइन कर देता है. ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर्स ऑफ 2 स्ट्रिंग. 2 स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है सबको ज्वाइन करने का काम होता है कॉन्केट का. तो यहाँ पे आपको क्या पास करना है, एज ए आर्गुमेंट 2 स्ट्रिंग पास करनी है. जब आप 2 स्ट्रिंग पास करोगे तभी तो वो कॉन्केट होगी, राइट. सो देखो कैसे लिखना है आपको, कॉन्केट फंक्शन का नाम लिखना है, स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2. अब जरूरी नहीं है 2, आप 2 से ज्यादा स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो. कॉमा लगा लगा के आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केट कर सकते हो, राइट. तो जैसे हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट कॉन्केट, पहली स्ट्रिंग हमने न्यू लिखी, दूसरी स्ट्रिंग हमने डेली लिखी, कॉमा से सेपरेट करके. तो न्यू डेली देखो बिना स्पेस के शो हो रहा है, यहाँ कोई स्पेस आपको शो हो रही है क्या, नहीं शो हो रही है. तो न्यू डेली कॉन्केट होके आपको शो हो रहा है. ओके, तो कॉन्केट भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है
क्लियर, क्योंकि कॉन्केट वर्ड का मतलब ही होता है कि टू स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना, और कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि बात करें तो कॉन्केट फंक्शन का काम यही होता है, बस इसका तरीका अलग अलग होता है यूज करने का, कहीं इसको प्लस से एक्सेस करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम डेट एंड टाइम फंक्शंस को। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस हमने खत्म कर लिए, न्यूमेरिक फंक्शंस भी देख लिए। अब डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या होते हैं? There are various functions that are used to perform operations on date and time data. अब टेबल में जरूरी है क्या नंबर और कैरेक्टर में ही वैल्यू हो? नहीं, कोई रिलेशन, कोई टेबल ऐसा होगा, जैसे अभी एम्प्लॉय टेबल देखी थी, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, डेट ऑफ बर्थ थी एम्प्लॉय की, राइट? तो डेट टाइप का भी डेटा होता है ना। डेट मतलब DDMM के फॉर्मेट में जो डेटा होता है वो डेट टाइप का डेटा होता है, ठीक है। टाइम टाइप का डेटा मतलब कि जो आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में जो डेटा होगा, है ना, ये डॉट लगेगा, क्लियर। आवर, मिनट्स और सेकंड्स में जो डेटा होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा टाइम टाइप डेटा। तो जब डेट और टाइम टाइप का डेटा होता है टेबल में, तो उसके लिए भी कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड बनाए हुए हैं एसक्यूएल में। ओके, सो वो फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सपोज आपको करंट डेट एक्सट्रैक्ट करना है, आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? डेट एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, वीक एक्सट्रैक्ट करना है, या सिर्फ डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे सपोज मैंने बोला कि 2000 ईयर में कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो 2000 में कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, तो अब आपको क्या चाहिए? अब यहाँ आप कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हो? ईयर फंक्शन यूज करने वाले हो, ठीक है। दिसंबर मंथ में कितनी सैलरी बन रही है, तो दिसंबर मंथ, तो आप डेट के अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करना चाह रहे हो टेबल में से, तो यहाँ आप मंथ फंक्शन का यूज करने वाले हो। ओके, सो इस तरीके के जब क्वेरीज होती है ना, तब डेट टाइम फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें हमें कितने फंक्शंस पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है नाउ फंक्शन, डेट फंक्शन, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। ओके, और भी बहुत सारे डेट टाइम फंक्शन होते हैं, बट जो कॉमनली यूज होते हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो यही फंक्शन है जो हमें पढ़ना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेट टाइम को। सो फर्स्ट फंक्शन है नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन का क्या काम होता है? इट रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। नाउ फंक्शन रिटर्न करता है आपको जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में करंट डेट और टाइम आपने सेट किया होगा, वो डेट टाइम दोनों। नाउ का क्या काम है? डेट और टाइम दोनों शो करना। ओके, तो जिस फॉर्मेट में सेव होगा आपके सिस्टम में जो भी करंट डेट और टाइम, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर शो होगा। सो कैसे यूज करना है? आपको सिलेक्ट लिखना है, नाउ फंक्शन का नाम लिखना है, ब्रैकेट में आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। तो देखो, जो भी करंट डेट होगी कुछ इस तरीके से डेट शो होगी, स्पेस देके आपको टाइम शो होगा। DDMMYY के फॉर्मेट में डेट और HHMMSS के फॉर्मेट में आपको टाइम शो होगा। सो ये हुआ नाउ फंक्शन। अब यदि आप चाहते हो कि सिर्फ आपको डेट शो हो, सिर्फ आपको क्या शो हो? टाइम शो हो, ठीक है, तो इसके अलावा भी आप ऐसे फंक्शंस का यूज कर सकते हो। साथ ही आप सिर्फ करंट डेट को एक्सेस करना चाहते हो या आपके सिस्टम में जो डेट एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए कर डेट फंक्शन भी होता है जो आपको डेट रिटर्न करेगा, करंट डेट जो आपके सिस्टम में हो रही होगी, और सिस डेट भी आपको क्या करेगा? करंट डेट ही रिटर्न करेगा। तो ये दो फंक्शन भी है जो करंट डेट सिस्टम में जो हो रही है आपकी डेट, वो शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है? अब डेट फंक्शन। अब सिर्फ आपको डेट एक्सेस करनी है तो आप डेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी, इट रिटर्न्स द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट और टाइम एक्सप्रेशन। जो भी आपने डेट लिखी हुई है नाउ में जो शो हो रही है, नाउ फंक्शन का सिर्फ डेट पार्ट रिटर्न करना है, तो आप डेट फंक्शन को यूज करते हो। देखो क्या लिखा है? सिलेक्ट डेट, और डेट में आपने पास किया है यहाँ पे नाउ फंक्शन, ठीक है। तो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? पहले तो आपको डेट टाइम दोनों रिटर्न करेगा, और उसमें से यदि डेट एक्सेस करनी है तो डेट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डेट रिटर्न कर रहा है। ओके, सो डेट फंक्शन भी समझ में आ गया, नाउ भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है मंथ। अब सिर्फ आपको मंथ नंबर चाहिए, किसी डेट में से आपको सिर्फ मंथ चाहिए। जैसे मैंने क्वेरी बताई थी, उन एम्प्लॉयज की डिटेल बताओ जो दिसंबर मंथ में जिन्होंने ज्वाइन किया है शोरूम, ठीक है। तो आप मंथ के अकॉर्डिंग सर्चिंग करवाना चाह रहे हो, तो जब आपको मंथ एक्सेस करना है डेट में से, तो मंथ फंक्शन का यूज करेंगे। इट रिटर्न्स द मंथ इन न्यूमेरिक फॉर्म फ्रॉम डेट। डेट में से न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको शो करेगा, ठीक है। मंथ क्या करेगा? न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म में जैसे मंथ होते हैं ना 1 2 3 4 अप टू 12, तो इनमें से कोई सा भी नंबर रिटर्न होगा। सिलेक्ट मंथ फ्रॉम नाउ। अब नाउ फंक्शन ने आपको जो डेट रिटर्न करी थी उसमें कौन सा मंथ था? 7 मंथ था, तो 7 रिटर्न हुआ। ओके, इसी तरीके से ईयर होता है और इसी तरीके से होता है डे।
मंथ नेम भी एक फंक्शन होता है। यदि मंथ का आप नाम एक्सेस करना चाहते हो, जैसे अभी मंथ आपको 7 शो हो रहा था ना, अब आप उसको स्ट्रिंग कैरेक्टर फॉर्मेट में नाम देखना चाहते हो, ठीक है, तो 7 मतलब कि सितंबर, तो आपको क्या शो होगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग नाम भी शो होगा मंथ का। इट रिटर्न्स द मंथ नेम फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट, जो डेट आप स्पेसिफाई करोगे उसमें जो भी मंथ हो रहा होगा उस मंथ का नाम शो होगा। तो सिलेक्ट मंथ नेम, ये डेट हमने यहाँ स्पेसिफाई करी। अब क्या स्पेसिफाई करी है, डेट। इसके पहले क्या स्पेसिफाई किया था, नाउ फंक्शन। तो यहाँ डेट में देखो मंथ क्या शो हो रहा है आपको, 2003 11/28, तो 11 इज द मंथ, 11 मतलब नवंबर। तो आपको मंथ नेम वाले फंक्शन ने मंथ का नाम शो किया अकॉर्डिंग टू दिस डेट। क्लियर हुआ अच्छे से, मंथ नेम क्या कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज ईयर। ईयर फंक्शन का काम होता है डेट में से ईयर को रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना, ईयर। इट रिटर्न्स द ईयर फ्रॉम द डेट, डेट में से ईयर रिटर्न करता है। कैसे, सिलेक्ट ईयर, ईयर फंक्शन का यूज किया और यहां पे आपने पास किया डेट। क्या डेट लिखी है, 2003 10/3, ठीक है। तो यहां पे ईयर क्या शो हो रहा है आपको, 2003, तो इस डेट में से ईयर फंक्शन ने आपको क्या रिटर्न किया है, ईयर। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन इज डे फंक्शन। अब डे क्या रिटर्न करेगा, ईयर हमने देख लिया, मंथ हमने देख लिया, डे फंक्शन रिटर्न करेगा आपको जिस डेट पर, जो डेट में जो डे हो रहा है, एग्जैक्टली मंथ का जो डे हो रहा है वो शो करेगा। बेसिकली 31 डेज होते हैं, तो 1 से लेके 31 में जो भी डेट आप मेंशन करोगे उसका डे रिटर्न करने वाला है, ठीक है, वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में। सो इट रिटर्न्स द डे पार्ट फ्रॉम द डेट, डेट में से डे पार्ट रिटर्न करेगा। जैसे आपने डे फंक्शन लिखा और उसमें आपने डेट लिखी, तो डेट देखो क्या दिख रही है, 2003 3/24 मतलब थर्ड मंथ है, ये ईयर है, और 24 क्या हो गया, डे हो गया। तो 24 नंबर का डे चल रहा है थर्ड मंथ का, 2003 ईयर का, तो 24 इज द आंसर। अब आप चाहते हो कि इस 24th मार्च को, 2003 24 मार्च वाले डे पर कौन सा डे था, है ना, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है डे नेम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डे नेम। डे नेम में भी आपको डेट पास करनी है, जिस डेट के अकॉर्डिंग आपको डे का नाम एक्सेस करना है। इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे फ्रॉम द डेट। डे नेम लिखा, डेट पास किया। अब यहां देखो 2019 7/11, कोई सा भी रैंडम डेट आप शो कर सकते हो। तो क्या हो रहा था इस डेट पर, डे कौन सा था, थर्सडे। समझ में आया, देखो यहां पे क्या शो हो रहा है, डे का नाम, डेट के अकॉर्डिंग कौन सा डे है वो नेम शो हो रहा है। तो डे नेम आपको डे का नेम रिटर्न करेगा, डे फंक्शन आपको डेट पार्ट में से डे रिटर्न करेगा, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में। अब देखो आप डेट फंक्शन हमने यहां कंप्लीट किए। अब डिस्कस करने वाले हैं हम एग्रीगेट फंक्शन, जिसे हम मल्टीपल रो फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने तीनों टाइप के फंक्शन देखे। अब इसमें क्या डिफरेंस है सिंगल रो में, मल्टीपल रो में, वो भी बता चुकी हूं कि ये वो फंक्शन है जो मल्टीपल रो में से डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और एक सिंगल रिजल्ट, एक एग्रीगेट रिजल्ट हमें रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो दिस फंक्शंस वर्क ऑन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स और मल्टीपल रिकॉर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ होल एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन विच द फंक्शन इज अप्लाइड। ओके, दिस कॉलम मस्ट बी न्यूमेरिक टाइप। अब ध्यान रखो कि ये जो फंक्शंस है वो किस कॉलम पे अप्लाई करते हैं, जिस कॉलम की न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शंस कौन से हुए, यहाँ पे इन फंक्शंस को हम देखने वाले हैं, मिन फंक्शन, मैक्स, सम, एवीजे एंड काउंट। तो अब नाम से समझ में आ रहा है कि मिन, मैक्स, सम, एवीजे, काउंट क्या करेगा, कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। जैसे सम क्या करेगा, सारी वैल्यूज को सम कर देगा, टोटल कर देगा। एवरेज कैलकुलेट कर देगा। काउंट फंक्शन सारे रो को काउंट करके न्यूमेरिक रिजल्ट रिटर्न करने वाला है। तो यहां पे आपको ये फंक्शन उन्हीं कॉलम पे अप्लाई करना है जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक टाइप हो। ओके, तो मिन, मैक्स, सम, एवीजे, काउंट, ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस हैं। इनका नाम याद कर लो, मिन, मैक्स, सम, एवीजे, काउंट। यही, इसके अलावा जितने भी फंक्शन है सब सिंगल रो फंक्शंस है। ओके, सो पहला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स क्या करता है, किसी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू को एक्सेस करके देता है। अब ग्रुप ऑफ रो पे आ रहा है तो स्ट्रिंग या नंबर पास नहीं करेंगे हम, कॉलम का नाम यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, कॉलम का नाम। तो क्या लिखा है देखो, मैक्स, मैक्स के अंदर हमने कोई कॉलम या कोई एट्रीब्यूट का नाम पास कर देना है। तो कॉलम में यदि 10 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, टेबल में जितनी भी वैल्यूज है उन सभी में से मैक्सिमम वैल्यू आपको रिटर्न होगी एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग। सो रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। जो कॉलम आप स्पेसिफाई करोगे एज ए आर्ग्यूमेंट, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू आपको यहां शो होगी। सिलेक्ट मैक्स,
मैक्स के ब्रैकेट में हमने लिखा प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टेबल हमने देखी थी ना, इन्वेंट्री टेबल क्या थी, ये थी हमारी इन्वेंट्री टेबल। यहाँ पे देखो कॉलम का नाम क्या है, प्राइस। तो प्राइस में ये सारे प्राइस लिखे हुए हैं। तो अब जो मैक्स फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मैक्स फंक्शन काम करेगा, इन सारे कॉलम की वैल्यूज को ध्यान से देखेगा, सर्च करेगा कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रोज को अफेक्ट हो रही है, देखो ये ग्रुप ऑफ रोज अफेक्ट हो रही है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज अफेक्ट हो रही है, और इनमें से एक सिंगल रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ ध्यान से देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या शो हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू हमें 673,112 शो हो रही है ना। तो वही एज ए आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो मैक्स ने क्या करा, इन्वेंट्री टेबल से, फ्रॉम के आगे टेबल का नाम लिखते हैं, मैक्स वैल्यू को प्राइस वाले कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू को हमारे सामने शो किया। ऐसे ही मिन फंक्शन होता है, मिन फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे भी क्या फंक्शन का नाम लिखा, मिन, और उसके ब्रैकेट में हम पास करेंगे कॉलम का नाम। सो इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। सो सेम हमने लिखा सिलेक्ट मीन प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, तो अब आपको यहाँ पे शो होगी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या शो हो रही है, मिनिमम वैल्यू समथिंग कुछ 355205 आपको शो हो रही है। ओके, सेम कॉलम की, तो बस वही वैल्यू आपको यहाँ पे एज ए आउटपुट शो हो रही है। तो कॉलम में से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं मिन और मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का, जिसमें आप स्पेसिफाई करते हो कॉलम को। सिमिलरली एवरेज फंक्शन है ना, तो एवरेज पूरा नहीं लिखना है, एवरेज के लिए एवीजी फंक्शन यूज होता है, ध्यान रख लो। कौन सा फंक्शन, एवीजी, पूरा एवरेज नाम से यूज नहीं होता है। तो एवरेज भी किसका कैलकुलेट करते हो, एक से ज्यादा जब वैल्यूज होती है तभी एवरेज कैलकुलेट होता है ना, सारी वैल्यूज का सम होता है, टोटल होता है, फिर एवरेज कैलकुलेट होता है। जैसे आपके मार्क्स 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को पहले आप सम करोगे, फिर उसका एवरेज कैलकुलेट होगा। तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स हुए ना, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन पे जब कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो उसका टोटल होके डिवाइड करके ही एवरेज कैलकुलेट होता है, उसके लिए एवीजी फंक्शन का यूज होता है। इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम। कैसे यूज करना है, तो यहां भी आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना है। सपोज प्राइस का एवरेज निकलवाना है, तो सिलेक्ट एवीजे फंक्शन, ब्रैकेट में हमने पास कर दिया कॉलम का नाम प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल। तो अब इन्वेंट्री टेबल में जितना भी प्राइस है ना, इस प्राइस वाले कॉलम में जो भी प्राइस दिए हुए सबकी वैल्यू पहले प्लस होगी, देन डिवाइड बाय 8 प्राइसेस हैं, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड होने के बाद में जो एवरेज प्राइस निकलेगा वो ये होगा। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये एवीजी फंक्शन का काम है, वो खुद कर लेगा, बस आपको फंक्शन कैसे अप्लाई करना है ना वो ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज सम। सम फंक्शन क्या करेगा, टोटल रिजल्ट रिटर्न करेगा, है ना। कॉलम में जितनी वैल्यूज है सबको प्लस करके टोटल करके आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए सम फंक्शन यूज होगा, टोटल नहीं। क्या यूज होगा, सम फंक्शन। सम के ब्रैकेट में हमने कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, इट रिटर्न्स द सम और टोटल ऑफ द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। तो कैसे लिखा है, सिलेक्ट सम, ब्रैकेट में पास कर दिया कॉलम का नाम प्राइस फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री। तो अब जो भी प्राइस वाले कॉलम की वैल्यू होगी, मतलब इन सारे प्राइस का जो टोटल निकलेगा वो टोटल आपको यहां पे शो होगा एज ए आउटपुट। ओके, तो सम भी आपको नहीं करना है कैलकुलेटर लेकर, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन का काम है, सम फंक्शन का काम है सम करके देना। ओके, नेक्स्ट काउंट। अब इस काउंट फंक्शन को ध्यान से समझना, ठीक है। काउंट फंक्शन का काम होता है कि टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। सपोज किसी टेबल में, सपोज स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो काउंट फंक्शन ने क्या काउंट करके दे दिया कि इस टेबल में 40 रिकॉर्ड्स है, 40 रोज है, 40। तो मल्टीपल रो को काउंट किया ना, तो काउंट फंक्शन भी एक एग्रीगेट फंक्शन हुआ। अब काउंट फंक्शन भी एक कॉलम पे अप्लाई किया जाता है, किसी कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, रो हैं, वो काउंट करना। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। जब आप काउंट के अंदर कोई कॉलम को या एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर देते हो, तो यहाँ पे नल वैल्यूज को छोड़कर वैल्यूज काउंट होती है। जैसे स्टूडेंट वाली टेबल में स्टूडेंट का नाम, अब स्टूडेंट का नाम तो लिखा लेकिन एक कॉलम में नाम नहीं लिखा हुआ, एक कॉलम की वैल्यू ब्लैंक है, तो नल वैल्यूज को छोड़कर काउंट फंक्शन काउंटिंग करता है। कब, जब आप काउंट फंक्शन में किसी कॉलम को स्पेसिफाई करते हो, तो कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप काउंटिंग करवा सकते हो, है ना। सो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, एक मैनेजर टेबल क्रिएट की हुई है। ये मैनेजर टेबल दिख रही है आपको, इसमें मैनेजर का नंबर है, मैनेजर का नाम है, 4 मैनेजर की एंट्री है, अमित, कवरित, कविता और नल वैल्यूज है यहाँ 4th पे, मतलब 4th नंबर का कोई भी मैनेजर की एंट्री नहीं है। ओके, 4th नंबर पे कोई भी मैनेजर का नाम
नहीं है। अब जब आप इस पे काउंट अप्लाई करते हो, काउंट के ब्रैकेट में आप लिखते हो कॉलम का नाम मतलब कि मेंबर नेम, तो आपको क्या आउटपुट मिलता है? ये जो नल वैल्यूज है वो इग्नोर होके आउटपुट मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे मिलेगा। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया सिलेक्ट काउंट मेंबर नेम, है ना, सॉरी मैनेजर नेम, है ना, मैनेजर टेबल है तो मैनेजर का नाम वाला कॉलम हमने काउंट में स्पेसिफाई किया, कॉलम नेम फ्रॉम मैनेजर। तो आउटपुट क्या दिख रहा है? देखो 3। अभी हमने क्या देखा था कि 4 मैनेजर की एंट्री थी, लेकिन 4th नंबर पे मैनेजर का नाम नहीं था, नल वैल्यू थी। तो नल वैल्यू को हटाकर काउंट फंक्शन ने 3 रिकॉर्ड्स काउंट करके दिए। अब बहुत ध्यान से समझो कि काउंट के ब्रैकेट में आपने क्या स्पेसिफाई किया था? कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होनी थी। तो जब आप काउंट फंक्शन में कॉलम का नाम लिखते हो तो नल वैल्यूज को छोड़कर आपको काउंटिंग शो होती है, नल वैल्यूज को छोड़कर आपको रिजल्ट रिटर्न होता है। तो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। In this example, let us consider a manager table having 2 attributes and 4 records. वो तो हमने देख लिया कि अभी टेबल में 2 attributes और 4 records हैं। ओके, अब काउंट स्टार का क्या काम होता है? काउंट स्टार का काम होता है कि नल वैल्यूज के साथ में रिकॉर्ड्स को काउंट करने का, कि जब टेबल में नल वैल्यूज हैं तो उसे भी काउंट कर देना, मतलब पूरे रिकॉर्ड्स काउंट कर देना। स्टार का काम यही होता है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो पूरी टेबल, पूरी कंप्लीट टेबल शो होती है कंप्लीट रिकॉर्ड के साथ ना। वैसे यहाँ पे भी काउंट के साथ जब स्टार यूज करते हो तो सारे रिकॉर्ड्स, कंप्लीट रिकॉर्ड्स शो होते हैं आपको विथ नल वैल्यूज। सो माय एसक्यूएल कमांड में आपने लिखा सिलेक्ट काउंट स्टार, क्या लिखा? काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर, तो आउटपुट क्या शो हुआ आपको? अब देखो 4। तो यहाँ पे वो जो नल वैल्यू वाला रिकॉर्ड था वो भी काउंट हुआ है, क्योंकि हमने यूज करा है काउंट स्टार। और स्टार क्या काउंट करता है? स्टार काउंट करता है ऑल रिकॉर्ड्स को। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना? क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैचेस अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन अ टेबल वी हैव काउंट स्टार विथ वेयर क्लॉज। यदि आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो वेयर क्लॉज के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है फंक्शंस को। किसे खत्म कर लिए? फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस देख लिए? सिंगल रो एंड मल्टीपल रो। ठीक है, टेबल पे कैसे अप्लाई होना है वो भी हम देख चुके हैं। इनके सबके प्रैक्टिकल अवेलेबल है स्टूडेंट्स, सबके प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्रैक्टिकल वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, आप देखो ग्रुप बाय इन एसक्यूएल। ग्रुप बाय का मतलब क्या हुआ कि जब किसी टेबल में एक से ज्यादा वैल्यूज, किसी कॉलम की एक से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो रही है तो हम उन रिपीटेड वैल्यूज का ग्रुप बना देते हैं। किसका यूज करके? ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके। तो ग्रुप बाय का यूज करके आपने उनका ग्रुप बनाया। अब उन ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। अभी तो हम कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ग्रुप के अकॉर्डिंग यदि वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। सो एट टाइम वी नीड टू फैच अ ग्रुप ऑफ रोज। जब आपको जरूरत होती है ग्रुप ऑफ रोज को फैच करने की, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ रोज को मतलब रो के अंदर जो वैल्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन अ कॉलम, कॉमन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो दिस कैन बी डन यूजिंग द ग्रुप बाय क्लॉज। ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू। इट ग्रुप्स द रोज टुगेदर दैट कंटेन्स द सेम वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम। यही डेफिनेशन है ग्रुप बाय क्लॉज की, कि ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुप द रोज टुगेदर that contain the same value in a specified column। किसी स्पेसिफाइड कॉलम में जब वैल्यूज सेम हो, एक जैसी हो, कॉमन हो, तो उसका ग्रुप क्रिएट करने का काम ग्रुप बाय क्लॉज का होता है। अब ये ग्रुप बाय क्लॉज दो क्लॉजेस के साथ में वर्क करता है, ठीक है। पहला तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ वर्क करता है और दूसरा हैविंग क्लॉज के साथ वर्क करता है, ठीक है। अब इन ग्रुप में भी आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो कंडीशन यदि अप्लाई करनी है, कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे, ठीक है। हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑन द रोज विद ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में जो ग्रुप क्रिएट हुए हैं उनमें कंडीशन स्पेसिफाई करना है तो हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। वी कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शन ऑल्सो। एग्रीगेट फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो, काउंट, मैक्स, मीन जो अभी हमने देखे, टू वर्क ऑन ग्रुप्ड वैल्यूज। सपोज आपको मैंने ऐसे बोला, क्या बोला कि हमने एक टेबल बनाई, स्टूडेंट टेबल। उस स्टूडेंट टेबल में एक एक्टिविटी वाला कॉलम है। अब उस एक्टिविटी वाले कॉलम में स्टूडेंट, सपोज 10 स्टूडेंट है जिन्होंने डांस में पार्टिसिपेट किया, अगले 10 स्टूडेंट है जिन्होंने म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया, अगले 10 स्टूडेंट है जिन्होंने क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट किया है ना, स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्ट किया। तो अब यहाँ देखो जो एक्टिविटी वाला कॉलम है उसमें डांस, म्यूजिक और क्रिकेट, ये जो है ये क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रही है ना वैल्यूज। 10 स्टूडेंट के लिए रिपीट हो रही है, फिर 10 के लिए रिपीट हो रही है। तो यहां हमने डांस, म्यूजिक और क्रिकेट का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिए।
अब उन ग्रुप में आपको काउंट करना है कि डांस में कितने स्टूडेंट है, म्यूजिक में कितने स्टूडेंट है, मैं क्रिकेट में कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, आपको टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है समझ में आ रहा है। तो ग्रुप पे आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, ग्रुप में आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो हैविंग क्लॉज के थ्रू। और ये जो ग्रुप बाय क्लॉज है ना, ये हमेशा वर्क करता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ वर्क करता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज्ड होता है टेबल में से वैल्यूज को रिट्राइव करने के लिए, टेबल में से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो कंसीडर द सेल टेबल फ्रॉम द कार शोरूम डेटाबेस। कार शोरूम डेटाबेस की हम कौन से टेबल को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर? सेल टेबल को। तो जब आप लिखते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल कार शोरूम डेटाबेस में, तो इस तरीके से सेल्स टेबल आपको यहाँ शो होगी। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, इनवॉइस नंबर, कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस, कमीशन। अब यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में ध्यान से देखो किन कॉलम्स की वैल्यू रिपीट हो रही है, कॉमन वैल्यूज है। तो यहाँ पेमेंट मोड देखो, क्रेडिट कार्ड रिपीट हो रहा है, ऑनलाइन रिपीट हो रहा है, चेक रिपीट हो रहा है, ठीक है, बैंक फाइनेंस रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं पेमेंट मोड रिपीट हो रहा है। ओके, ऐसे बहुत से कस्टमर होंगे जो चेक से पेमेंट करेंगे, बहुत से ऐसे कस्टमर होंगे जो क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, कोई बैंक फाइनेंस करवाएंगे। ओके, सो पेमेंट मोड रिपीट हो सकता है, हो रहा है इनफैक्ट। और क्या कॉलम आपको रिपीटेड शो हो रहे हैं? एम्प्लॉय का आईडी। यहाँ पे एक एम्प्लॉय मल्टीपल कस्टमर्स को क्या कर सकता है? कार सेल करवा सकता है ना। तो एम्प्लॉय के आईडी भी आपको यहाँ रिपीटेड शो हो रहे हैं, जैसे E007, E007। क्लियर? तो जब इस तरीके की किसी कॉलम में कॉमन वैल्यूज होती है, सिमिलर वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे हम उनका ग्रुप क्रिएट करते हैं। कैसे? ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके। और फिर उस पे कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हो ग्रुप के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट, पेमेंट मोड, एम्प्लॉय आईडी, सेल प्राइस, ये सभी ऐसे कॉलम्स हैं दैट कैन हैव रोज विद द सेम वैल्यूज, जिन रोज में सेम वैल्यूज हैं, है ना। सो जैसे पेमेंट मोड अभी हमने देखा, एम्प्लॉय आईडी देखा, वैसे कार आईडी, कस्टमर आईडी, सेल डेट और सेल प्राइस में भी सेम वैल्यूज थी। So group by clause can be used in this columns to find the number of records of a particular type or calculate the sum of the price of each car type. तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज क्यों करेंगे हम? ग्रुप बाय क्लॉज का हम यहाँ पे यूज करेंगे इन सभी कॉलम में ग्रुप क्रिएट करने के लिए और ग्रुप के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से किसी पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि सपोज प्राइस वाला कॉलम है, तो क्या सम है टोटल, जैसे हमने बोला कि फ्यूल टाइप, पेट्रोल वाली जितनी कार्स हैं उनका कितना टोटल है, उनका टोटल प्राइस क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ ना अच्छे से? ओके, सो अब इसका एग्जाम्पल देख लो। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेस्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। सेल टेबल में क्या देखा हमने? अभी सेल टेबल में हमने देखा यहां पर कि कस्टमर आईडी रिपीट हो रहा है, कस्टमर 1, कस्टमर 1 दिख रहा है ना आपको। इन कस्टमर्स ने 2 कार परचेज किए, एक क्रेडिट कार्ड पे, एक बैंक फाइनेंस पे। ठीक है, कस्टमर 2 ने भी 2 कार परचेज की ऑनलाइन और बैंक फाइनेंस से। ठीक है, तो कस्टमर आईडी भी रिपीट हो रहा है और इसका पेमेंट मोड भी रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो अब आपकी जो क्वेरी है वो ये है कि आपको डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार परचेज्ड बाय ईच कस्टमर, हर कस्टमर ने कितनी कार परचेज की। तो अभी हमने देखा C001 वाले एम्प्लॉय ने कस्टमर ने 2 कार परचेज करी, C002 वाले कस्टमर ने भी 2 कार परचेज करी। तो यहाँ पे क्या होगा? C001, C002, C003 जितने कस्टमर होंगे इनके हो जाएंगे ग्रुप क्रिएट। ठीक है, तो टेबल में जितने भी आपको वैल्यूज दिखेगी ना, सपोज ये C002 का है। ठीक है, अब C003 वाला एक ही एम्प्लॉय है जिसने एक ही कार परचेज की है, तो पहले ये ग्रुप क्रिएट हो गए उस कॉलम में सिमिलर वैल्यूज के, सिमिलर वैल्यूज है, इनके ग्रुप क्रिएट हो गए। फिर इस पे ये ग्रुप बाय क्लॉज का काम हुआ। ये किसका काम हुआ? ग्रुप बाय का। ठीक है, फिर काउंट फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका यूज किया हमने। अब काउंट फंक्शन ने क्या किया? इनकी वैल्यूज को काउंट किया, यहाँ 2 काउंट किया, यहाँ 2 काउंट किया, यहाँ पे 1 काउंट किया। तो ग्रुप बाय क्लॉज ने पहले ग्रुप क्रिएट किया, फिर एग्रीगेट फंक्शन काउंट का यूज किया, तो काउंट फंक्शन ने क्या कर दिया? इनकी वैल्यूज को काउंट कर लिया। ओके, सो इसके लिए क्वेरी क्या लिखना है बहुत ध्यान से समझना। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, अब आपको कौन सा कॉलम शो करवाना है? कस्टमर आईडी को। काउंट करवाना है आपको वैल्यूज को, ग्रुप में जो वैल्यूज होंगी इनको काउंट करवाना है। तो कस्टमर आईडी और काउंट आपने सिलेक्ट करवाया। अब जो आउटपुट शो होगा उसमें कॉलम का नाम क्या शो होगा? नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, फ्रॉम विच टेबल? सेल टेबल।
ग्रुप किस पे क्रिएट कर रहे हो, तो जिस कॉलम पे आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो उस कॉलम का नाम लिख दिया। तो हम कस्टमर आईडी पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो आउटपुट क्या शो होगा आपको, आपको आउटपुट शो होगा यहाँ पे कस्टमर आईडी। तो सभी कस्टमर के आपके आईडी शो हो रहे हैं ग्रुप के फॉर्म में, C001, C002, 3 एंड 4। तो C001 में कितने काउंट किए, कितने कस्टमर थे C001 के जिन्होंने एक से ज्यादा कार परचेज की है, 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से C022 वाले कस्टमर ने भी 2 कार परचेज की, C003 आईडी वाले कस्टमर ने 1 कार परचेज की, C004 वाले कस्टमर ने 1 कार परचेज की। ये किसने कैलकुलेट किया, ये काउंट फंक्शन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। और ग्रुप किसने क्रिएट किया, ये जो 4 ग्रुप आपको शो हो रहे हैं कस्टमर आईडी के, वो ग्रुप बाय क्लॉज ने। ओके, अब कंडीशन समझो कि हैविंग क्लॉज का यूज कैसे करना है ग्रुप बाय के साथ। क्या हैविंग क्लॉज का यूज आपको ग्रुप बाय के साथ कैसे करना है। तो जैसा मैंने बताया कि इन ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी क्वेरी ये है कि हमें उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, कस्टमर आईडीज को एक्सेस करना है जिन्होंने एक से ज्यादा कार खरीदी। तो यहां पे तो हमने क्या एक्सेस किया अभी कि किस कस्टमर ने कितनी कार खरीदी, लेकिन अब सिर्फ उन्हीं कस्टमर की इंफॉर्मेशन शो हो जिन्होंने एक से ज्यादा कार खरीदी। तो एक से ज्यादा कार खरीदी, ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। जो कंडीशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं, हम ग्रुप पे अप्लाई कर रहे हैं। सो डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार परचेज्ड इफ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 1 कार फ्रॉम सेल टेबल। ओके, सो सेम क्वेरी लिखी हमने, कस्टमर आईडी काउंट लगाया फ्रॉम सेल टेबल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। अब कंडीशन लगाने के लिए हमने लिखा हैविंग क्लॉज, और हैविंग क्लॉज में हमने लिखा काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1। तो ये हो गई आपकी कंडीशन कि जहां पे काउंट फंक्शन ने एक से ज्यादा काउंट किया है उन्हीं ग्रुप के कस्टमर आईडी और नंबर ऑफ कार को शो करे। ओके, तो काउंट स्टार ने क्या किया, काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या शो हो रहा है, आउटपुट सिर्फ वही 2 कस्टमर्स की डिटेल शो हो रही है जिन्होंने एक से ज्यादा मतलब 2 कार परचेज की है। तो देखो 2 शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग का मतलब समझ में आ गया ना अच्छे से, कि कैसे ग्रुप बाय अप्लाई करना है और उस पर कंडीशन कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है। सो दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताए यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग से रिलेटेड। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। तो कितने टाइप के रिलेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं जो मल्टीपल रिलेशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बाय क्लियर, एक से ज्यादा टेबल से यदि वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप इतने सारे ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने एक सिंगल टेबल पे देखा, सिंगल टेबल पे फंक्शन अप्लाई किया, सिंगल टेबल पे ग्रुपिंग किया, लेकिन यदि एक से ज्यादा टेबल पे यदि वैल्यूज को एक्सेस करना है तब क्या करोगे, तब भी तो कुछ होना चाहिए ना एसक्यूएल की साइड से। तो एसक्यूएल यहां हमें प्रोवाइड करता है सेट ऑपरेशन एंड जॉइन कंडीशंस। क्या प्रोवाइड करता है, सेट ऑपरेशंस एंड जॉइन ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 ऐसे ऑपरेशन है जिसका यूज करके आप क्या करते हो, एक से ज्यादा टेबल से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। होती है ना रिक्वायरमेंट जनरली, सपोज एक स्टूडेंट टेबल है, दूसरी फीस टेबल है। अब आपको दोनों टेबल से कंबाइंडली रिजल्ट चाहिए कि किस स्टूडेंट ने, किस क्लास के स्टूडेंट ने कितनी फीस सबमिट की है। तो दोनों टेबल से आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो जब ऐसा होता है कि आपको एक से ज्यादा टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करना है, तब हम सेट ऑपरेशंस और जॉइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो सेट ऑपरेशन कौन से हुए, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जॉइन ऑपरेशंस के अंदर डिफरेंट टाइप के जॉइंस होते हैं, इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये क्या होते हैं अब उन्हें डिस्कस करेंगे हम, क्लियर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन। अब यूनियन का क्या काम है, यहां ध्यान से देखो, दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द सिलेक्टेड रोज ऑफ 2 टेबल्स एट अ टाइम। 2 टेबल में पूरी रोज को सिलेक्ट करने का काम होता है यूनियन का। लेकिन दोनों टेबल में यदि कोई डुप्लीकेट रो होगी, एक जैसी रो होगी, तो उसे एक ही बार शो करेगा, यूनिकली शो करेगा। ये किसका काम हुआ, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों टेबल के डेटा को एक साथ शो करना, कंबाइंडली शो करना, मर्ज कर देना दोनों टेबल का डेटा। If some rows are the same in both the tables, then the result of union operation will show those rows only once. This figure shows the 2 sets. अब ये फिगर देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या आपको शो हो रहा है, एक यहाँ पे शो हो रहा है सर्कल, दूसरा सर्कल भी शो हो रहा है, और दोनों आपको कलर्ड वे में शो हो रहा है। ये एक वेन डायग्राम है। क्या है ये, एक वेन डायग्राम है। मैथ्स में आपने देखा होगा ना वेन डायग्राम, कि यहाँ पे आपको पूरे सर्कल सिलेक्टेड शो हो रहे हैं,
मतलब कि यहाँ पे दोनों सर्कल जो है वो दो रिलेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं और दोनों रिलेशंस का पूरा डेटा सिलेक्ट होके आपको यहाँ शो हो रहा है. सो यूनियन रिटर्न्स कंबाइंड यूनिक, बहुत ध्यान से समझना, कंबाइंड यूनिक और डिस्टिंक्ट एंट्रीज फ्रॉम टू टेबल्स. दो टेबल से कंबाइंड और डिस्टिंक्ट एंट्री शो करता है यूनियन. ओके, क्लियर हुआ? अब कैसे इसको यूज करना है देखो. इसको यूज करने के लिए हमने दो टेबल सिलेक्ट की. सपोज पहली टेबल डांस है और दूसरी टेबल म्यूजिक है. तो डांस टेबल को ध्यान से देखो. डांस टेबल में कॉलम है सीरियल नंबर, नेम और क्लास, और म्यूजिक टेबल में भी आपको सीरियल नंबर, नेम और क्लास दिख रहा है. तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी सेट ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमेशा यूज किए जाते हैं कब? जब कॉलम्स सेम हो, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करते हो, और दूसरी मेन चीज कि दोनों टेबल के बीच में लिंकिंग भी होना चाहिए. ओके, सो अब यहाँ पे ये चीज देखो, सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने डांस में पार्टिसिपेट किया. सीरियल नंबर, नेम, क्लास उन स्टूडेंट के जिन्होंने म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया. तो इस पे जब आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसके लिए आप क्या क्वेरी लिखने वाले हो? तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक. देखो ये यूनियन क्लॉज का यूज किया कि म्यूजिक टेबल के और डांस टेबल के, दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर ले. ओके, यूनियन टेबल, यूनियन ऑप्शन क्या कर रहा है? यूनियन ऑपरेशन के डांस और म्यूजिक दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके हमें आउटपुट शो करें. तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा. देखो सीरियल नंबर, नेम, क्लास दोनों टेबल से सिलेक्ट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4. ओके, आस्था, महिरा, मोहित, संजय, महक, लावण्या, अभय और उनकी क्लास भी शो हो रही है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो टेबल अभी हमने डिस्कस करी उस टेबल में हमने क्या देखा था? उस टेबल में हमने देखा था कि आस्था, महिरा, मोहित, संजय डांस के हैं और महक, महिरा, लावण्या, संजय, अभय ये म्यूजिक के. तो यहाँ पे दो नाम आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, महिरा और संजय. ये ऐसे स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं? डांस और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यूनियन ऑपरेशन ने जो रिजल्ट रिटर्न किया उसमें इन दोनों रिकॉर्ड्स को, जो दोनों में कॉमन है, डुप्लीकेट है, उसको एक ही बार शो किया. कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे महिरा और संजय की एंट्री आपको सिंगल शो हो रही है. महिरा और संजय एक ही बार दिख रहा है ना, दो बार नहीं दिख रहा. तो ये समझ में आ गया कि यूनियन का काम क्या होता है? यूनियन का काम होता है दोनों टेबल के डेटा को मर्ज करके शो करना, बट यूनिक वे में, है ना. कंबाइंड द डेटा फ्रॉम टू टेबल्स, यूनिक डेटा को कंबाइन करना, डुप्लीकेट नहीं. क्लियर? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट का काम क्या होता है? जो कॉमन रिकॉर्ड्स है दोनों टेबल में उन्हें एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, इंटरसेक्ट ऑपरेशन क्या करता है? दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट द कॉमन टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स एंड रिप्रेजेंटेड दिस बाय डाउन सिंबल. तो जो ऑपोजिट यू बनता है उस सिंबल से हम इसे इंटरसेक्ट साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहां देखो इसमें म्यूजिक और डांस दो टेबल है. ये वेन डायग्राम देखो, जो कलरफुल पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है? कॉमन रिकॉर्ड्स को. मतलब महिरा और संजय जो दो रिकॉर्ड थे, जो दो स्टूडेंट थे जिन्होंने डांस और म्यूजिक दोनों में पार्टिसिपेट किया था, वही कॉमन रिकॉर्ड्स थे. तो वही अब आपको यहाँ पे शो होंगे. इंटरसेक्ट ऑपरेशन रिटर्न्स कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट टेबल. लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट टेबल वो राइट टेबल, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स है उसी को शो करेगा. उसके लिए क्वेरी क्या लिखी हमने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक. बीच में इंटरसेक्ट यूज कर लिया. तो आउटपुट देखो क्या शो हुआ? आउटपुट आपको शो हो रहा है, दो ही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं ना, महिरा और संजय, क्योंकि यही कॉमन रिकॉर्ड्स थे. ठीक है, सो इंटरसेक्ट का मतलब समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम माइनस. माइनस का क्या मतलब होता है? दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट टपल्स और रोज विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकंड टेबल एंड द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल माइनस. अब ये जो माइनस वाला ऑपरेशन है वो शो करता है कि लेफ्ट टेबल में, एक टेबल में जो भी रिकॉर्ड है वही डिस्प्ले करेगा, बी टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करेगा. समझ में आया? यदि आप ऐसा लिखते हो a माइनस बी, एक ए टेबल है, तो आपको क्या शो होंगे? ए टेबल के सभी रिकॉर्ड शो होंगे. ठीक है, जब आपने लिखा b माइनस ए, तब आपको क्या शो होगा? बी टेबल के सारे रिकॉर्ड शो होंगे. ये बी टेबल के रिकॉर्ड है, ये टेबल के, इसके रिकॉर्ड शो नहीं होंगे जब आप ऐसे लिखोगे टेबल में. तो ठीक है, अब माइनस साइन यूज नहीं करना है, आपको लिखना है माइनस क्लॉज. तो यहाँ पे वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम में क्या है? माइनस ऑपरेशन रिटर्न्स द रोज दैट आर इन द फर्स्ट टेबल नॉट इन द सेकंड टेबल. वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो इस फर्स्ट टेबल में, जो सेकंड टेबल में नहीं है, है ना, जब आपने माइनस अप्लाई किया. तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या शो होगा जब आप इस तरीके से क्वेरी लिखोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस.
क्या लिखा आपने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस। तो वही रिकॉर्ड शो होंगे जो म्यूजिक में होंगे, डांस में नहीं। तो क्या शो हो रहे हैं आपको? महक, लावण्या, अभय, ये 3 ऐसे स्टूडेंट है जो म्यूजिक में है बट डांस में नहीं है, तो म्यूजिक टेबल के वही सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। माहिरा और संजय क्यों नहीं शो हो रहे हैं? क्योंकि वो तो डांस टेबल में भी है, तो आपको सिर्फ म्यूजिक वाले रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। बात समझ में आई? यदि आप इसको ऐसे लिखते, यहां पे आप लिख देते डांस और यहां आप लिख देते म्यूजिक, तो आपको वही रिकॉर्ड शो होते जो डांस टेबल में थे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या रिकॉर्ड शो होते हैं? जो डांस टेबल में थे। ओके, सो अब ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इंटरसेक्ट और माइनस वाले जो 2 ऑपरेशंस हैं उसे MySQL सपोर्ट नहीं करता है ना, यूनियन को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे दूसरा एक ऑप्शन जिसका नाम है जॉइन ऑपरेशंस। तो उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन जो है वो बिल्कुल माइनस की तरफ वर्क करता है, और इनर जॉइन जो है वो वर्क करता है बिल्कुल कैसे? इंटरसेक्ट की तरह, मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल भी हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप डिस्कस कर रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या काम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम होता है दोनों टेबल से कंबाइंडली सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, कंबाइंडली सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, बट कैसे? प्रोडक्ट करके, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई होके शो होते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वही देखेंगे हम। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइन टपल्स फ्रॉम 2 रिलेशंस, इट रिजल्ट इन ऑल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम द 2 इनपुट रिलेशंस। दोनों इनपुट रिलेशंस में से सारे पेयर्स, रो के जितने भी पेयर बनेंगे सबको शो करेगा, रिगार्डलेस वेदर और नॉट दे हैव द सेम वैल्यूज ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। बिना उसके कि रिपीट हो रही है वैल्यूज, नहीं रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारी कॉम्बिनेशन शो कर देगा, चाहे वैल्यू रिपीट हो या ना हो। इसको डिनोट किया जाता है क्रॉस से। ओके, सो चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। लेट अस यूज द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक टू शो द आउटपुट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमने क्या क्वेरी लिखी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक। क्या लिखा हमने? डांस कॉमा म्यूजिक। तो डांस और म्यूजिक के पूरे रिकॉर्ड्स यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कॉलम्स जो होंगे वो प्लस होंगे, जिन्हें हम कहते हैं डिग्री, और जो जितनी रोज हैं वो होंगी मल्टीप्लाई, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे कार्डिनलिटी। तो डिग्री कितनी है दोनों टेबल में? कितने कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो कंबाइंड रिजल्ट जो आएगा उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 कॉलम शो होंगे। इसी तरीके से कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है प्रोडक्ट। एक टेबल में 4 रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में 5 रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड मल्टीप्लाई हो गए 4 × 5, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 20। ओके, सो देखो जब आप ये क्वेरी लिखोगे तो आउटपुट क्या शो होगा? ये आपका आउटपुट शो होगा। ये हो गया आपका म्यूजिक टेबल और डांस टेबल, और ये आपके अगेन म्यूजिक डांस टेबल के रिकॉर्ड्स हो गए। 3 और 3 6, टोटल कितने हो गए? 6 कॉलम शो हो रहे हैं। ओके, अब उसके बाद में देखो ये रिकॉर्ड्स आपको शो रही है। कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हुए? कितनी रो सिलेक्ट हुई है? 20 रोज, क्योंकि डांस टेबल में 4 था, उसमें 5 रिकॉर्ड्स थे, 4 × 5 = 20। ये पूरे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ शो हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, डजंट मैटर, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ने मल्टीप्लाई करके आपको रिकॉर्ड शो किया। 4 × 5 3 + 3 दैट इज 6। ये डिग्री हो गई और ये हो गई आपकी कार्डिनलिटी। तो डिग्री किससे डिनोटेड है? कॉलम से, और कार्डिनलिटी किससे डिनोटेड है? किससे डिनोट किया जाता है इसको? रिकॉर्ड से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया? यहाँ पे आप कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में। समझ में आया कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो? जब 2 कॉलम में, जब 2 टेबल में सेम कॉलम हो और उनकी वैल्यूज इक्वल हो। ओके, सो फ्रॉम द ऑल possible combinations of tuples of relation dance and music, display only those rows such that attribute name in both they have the same value। जब क्या हो? दोनों में सेम वैल्यूज हो। तो क्या लिखा हमने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस D, म्यूजिक M, वेयर कंडीशन लगाई। वेयर में जहां पर डांस टेबल में नाम और म्यूजिक टेबल में नाम इक्वल हो। तो डांस टेबल में क्या नाम था? माहिरा संजय, और म्यूजिक टेबल में भी क्या नाम था? माहिरा संजय। उन दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो, क्या हो? उन दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो, दोनों टेबल में इक्वल रिकॉर्ड्स हो, तो वही हमें शो करें। तो ये कहीं ना कहीं देखो इंटरसेक्ट वाला काम हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो इंटरसेक्ट कमांड हम एक तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या शो हुआ? आपको शो हुआ माहिरा और संजय के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। ओके, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह हमने इसको यूज किया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज किया हुआ है। ओके, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से कि इंटरसेक्ट यूज नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कॉमन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। बस आपको यहां ध्यान रखना है कि वेयर क्लॉज आपको यहां यूज कर लेना है।
और इसी को आप इक्वी जॉइन के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? इक्वी जॉइन के नाम से, कि दो टेबल के बीच में किसी एक कॉलम की वैल्यूज को आप इक्वल चेक कर रहे हो, यदि इक्वल वैल्यूज होगी तो वही रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे। ओके, सो क्या लिखा है? टेबल एलियास डी एंड एम आर क्रिएटेड हियर। अब यहाँ पे देखो, डांस के लिए हमने डी एलियास क्रिएट कर लिया, म्यूजिक के लिए हमने एम एलियास क्रिएट कर लिया, क्योंकि दोबारा आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो अब आप इनको एलियास के नाम से सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि एलियास क्रिएट करने से टेबल का नाम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप एट द टाइम ऑफ क्वेरी सिर्फ ये आउटपुट को जनरेट करने के लिए आप लिख रहे हो, टेबल का नाम डांस और म्यूजिक ही रहेगा। ओके, सो ये चीज क्लियर हुई कि इस क्वेरी को आप क्या बोल सकते हो? इक्वी जॉइन भी बोल सकते हो, क्योंकि दो टेबल की जो वैल्यूज है वो इक्वल होके ज्वाइन हो रही है, ठीक है, शो हो रही है आपको। ज्वाइन ऑपरेशन का एक जो इक्वी जॉइन है वो यही होता है। इंटरसेक्ट का भी यूज हो रहा है यहां पर, इसी क्वेरी से आप इंटरसेक्ट को भी एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, अब देखो जॉइन ऑन टू रिलेशंस। तो जॉइंस क्या होते हैं? जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी स्पेसिफाइड कंडीशन पे आप जॉइन ऑपरेशंस को यूज करते हो। जैसे अभी हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना कि आपने कंडीशन लगाई कि डांस टेबल जो है, उस डांस टेबल में जो स्टूडेंट के नाम है और म्यूजिक टेबल में जो स्टूडेंट के नाम है, तो डी डॉट नेम एम डॉट नेम जब इक्वल होगा, दोनों में जो वैल्यूज इक्वल मिलेगी तो वही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो। तो हमने एक कंडीशन लगाई ना दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, तो बस यही होता है कि दो या दो से ज्यादा टेबल में कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आपको टेबल्स को ज्वाइन करना है, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ज्वाइन ऑपरेशन का यूज करते हैं। This is unlike Cartesian product which make all possible combination of tuples। ये Cartesian product से कैसे अनलाइक है कि Cartesian product आपको पूरा प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, पूरा कंबाइंड रोज रिटर्न कर देता है, चाहे वो रिपीट हो रही हो नहीं रिपीट हो रही हो। देखा ना Cartesian प्रोडक्ट? तो वैसा ज्वाइन ऑपरेशन में आप कंडीशन स्पेसिफाई करोगे तो नहीं होगा, है ना? क्लियर? यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। While using the join clause of SQL, we specify conditions on related attributes of two tables within the from clause। बहुत ध्यान से समझ लो ये लाइन। क्या लिखा है कि जॉइन क्लॉज में आप कंडीशन किस पे स्पेसिफाई करते हो? रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पे। दो टेबल में जो एट्रीब्यूट रिलेटेड है ना, उन्हीं पर कंडीशन अप्लाई करते हो। तो ये कंपलसरी है कि दोनों टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो दोनों टेबल को रिलेट कर रहा है, दोनों टेबल को कंबाइन कर रहा है। तो किसी एक टेबल का प्राइमरी की एक्ट एज एन फॉरेन की फॉर अनदर टेबल, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है। सच एन एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट क्या होगा? वो एट्रीब्यूट होगा प्राइमरी की एक टेबल के लिए, और दूसरी टेबल जिसको ज्वाइन करना है उसी के लिए वही सेम एट्रीब्यूट एक्ट होगा। कैसे ट्रीट होगा? फॉरेन की तरह ट्रीट होगा। ओके, सो ज्वाइन की कंडीशंस जो ये मैंने यहां लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से समझ में आ गई ना? अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। तो यहां पे देखो क्या है, यूनिफॉर्म और कॉस्ट। दो टेबल हमने देखी थी, कौन सी दो टेबल? यूनिफॉर्म एंड कॉस्ट। यूनिफॉर्म टेबल देखो यू कोड, यू नेम, यू कलर, और कॉस्ट टेबल देखो यू कोड, साइज और प्राइस। तो यहां पे दोनों टेबल में देखो एक कॉलम होना चाहिए कॉमन, जिसकी वजह से हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर सके। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या हो गया? यू कोड। तो अब दोनों टेबल रिलेटेड किससे है? यू कोड से। ओके, बाकी यूनिफॉर्म का नाम, यूनिफॉर्म का कलर, यूनिफॉर्म का साइज और उसका प्राइस। तो दो टेबल दिख रही है। अब इन दोनों टेबल से मिलकर हमको एक्सेस करना है डेटा। इन दोनों टेबल से मिलाकर हमें क्या एक्सेस करना है? यू कोड एक्सेस करना है, यूनिफॉर्म का नाम, कलर, साइज, प्राइस। दोनों टेबल से हमें यूनिफॉर्म का कोड, नाम, साइज, प्राइस सब चाहिए, रिलेटेड वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे ज्वाइन कंडीशंस का, ज्वाइन ऑपरेशन का। तो द गिवन क्वेरी में बी रिटर्न इन 3 डिफरेंट वेज। तो अब वो जो क्वेरी मैंने बताई कि आपको दोनों टेबल से सारी वैल्यूज चाहिए, उसको आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कौन से 3 तरीके से? यूजिंग कंडीशन इन वेयर क्लॉज, एक्सप्लिसिट यूज ऑफ ज्वाइन क्लॉज, एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेचुरल क्लॉज। तो बेसिकली सिंपल, पहले हम देखेंगे कि वेयर क्लॉज का यूज करके कैसे एक्सेस करोगे, फिर ज्वाइन लिखकर कैसे एक्सेस करोगे, और नेचुरल ज्वाइन से क्या हो जाएगा। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। यूजिंग कंडीशन इन वेयर क्लॉज। अब ध्यान से देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, ये हो गया टेबल का एलियास, कॉस्ट टेबल का एलियास, वेयर। क्या लगाई हमने? सबसे पहले वेयर कंडीशन लगाई। ज्वाइन ऑपरेशन का यूज नहीं कर रहे हैं हम, वेयर क्लॉज का यूज कर रहे हैं। एक्चुअल हो रहा है टेबल ही ज्वाइन, बट एक्सप्लिसिटली ज्वाइन का यूज नहीं कर रहे हैं। वेयर यू डॉट यू कोड, यूनिफॉर्म टेबल का यू कोड वाला कॉलम, और कॉस्ट या प्राइस वाली टेबल का यू कोड कॉलम। दोनों यू कोड कॉलम की वैल्यू जब इक्वल होगी, दोनों कॉलम की जब वैल्यू इक्वल होगी, तो वही सारे रिकॉर्ड्स हमें शो कर दें। तो आउटपुट क्या आया? यू कोड शो हो रहा है आपको, यू नेम शो हो रहा है, यू कलर ये आपकी यूनिफॉर्म वाली टेबल से शो हो रहा है, ठीक है। फिर यू कोड, साइज और प्राइस ये आपको कॉस्ट वाली टेबल से शो हो रहा है। दोनों टेबल के रिकॉर्ड हो गए मर्ज।
लेकिन कौन सा रिकॉर्ड मर्ज हुए? जो दोनों टेबल में यू कोड जहां पे सेम था, तो यू कोड 1 और 2 ही सेम था ना, देखो सेम यू कोड यही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल शो हो रही है। चलो देखते हैं हम दोनों टेबल में क्या यही रिकॉर्ड सिमिलर थे। ओके, सो ध्यान से देखो, टेबल हमारी ये है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे यू कोड 1 और 2 है, तो थर्ड वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहा था क्या? ये वाला रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 और 2 यही दो रिकॉर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो इक्वल कंडीशन समझ में आ गई ना, जहां यू कोड की वैल्यू इक्वल होगी वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर? तो ये समझ में आया कि वेयर कंडीशन से कैसे, जो अभी हमने डांस म्यूजिक देखा बिल्कुल उसी तरीके से है कि डांस और म्यूजिक टेबल दोनों टेबल में से जहां नाम स्टूडेंट के सेम हो वही शो करे, उसी तरीके से जहां यू कोड इक्वल हो वही वैल्यूज हमें यहां शो हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट यूज ऑफ जॉइन क्लॉज। एक्सप्लिसिट यूज कि अब वही सेम क्वेरी को आप जॉइन के साथ कैसे यूज करोगे। जो अभी क्वेरी देखी हमने वेयर के साथ, उसको यदि जॉइन के साथ यूज करना है तो कैसे यूज करोगे? तो हमने क्वेरी लिखी है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू जॉइन कॉस्ट सी। मतलब देखो आप यूनिफॉर्म और कॉस्ट दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हो बाय यूजिंग ज्वाइन कीवर्ड। ज्वाइन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, बट वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे, वेयर की जगह पर हम लगाएंगे ऑन। तो ज्वाइन हमेशा यूज होता है ऑन के साथ। ऑन का मतलब जहां पर यू कोड यूनिफॉर्म का और कॉस्ट का यू कोड क्या हो? इक्वल हो। ओके, सो समझ में आया? वही सेम क्वेरी को आप ज्वाइन के साथ कैसे लिखोगे? तो आउटपुट आपको सेम मिलेगा, वही सेम आउटपुट मिल रहा है। यू कोड वाला कॉलम दिख रहा है 2 बार, यूनिफॉर्म नेम, कलर, साइज और प्राइस सब चीजें शो हो रही हैं। क्वेरी सिमिलर है। अच्छे से क्लियर हुआ कि एक्सप्लिसिटली आप ज्वाइन का यूज कैसे करोगे। तो 2 तरीके से आप कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड वे है ज्वाइन का। इसके पहले जो देखा ना हमने, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था, ठीक है? क्या देखा हमने? ये जो वेयर के साथ लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था, और ये जो हमने देखा ज्वाइन के साथ में, तो ये हमने एक्सप्लिसिटली ज्वाइन का यूज किया। एंड बोथ आर द सिमिलर थिंग कि जब आप ज्वाइन यूज नहीं करोगे तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो अनरिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां पे एक चीज नोट करो आप इसमें कि यू कोड वाला कॉलम 2 बार रिपीट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो जब ये 2 बार रिपीट हो रहा है ज्वाइन क्लॉज का यूज करके, यदि आप चाहते हो कि ये एक ही बार शो हो, कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन हो रहा है, एम्बिग्यूटी बढ़ा रहा है, तो एक ही बार शो हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेचुरल ज्वाइन का, एक्सप्लिसिट नेचुरल ज्वाइन का यूज करेंगे। ओके, तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है? ये एक एक्सटेंशन है ज्वाइन ऑपरेशन का, जिसे नेचुरल ज्वाइन कहते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन का एक एक्सटेंशन है जिसे नेचुरल ज्वाइन कहते हैं, जो वही रिकॉर्ड आपको शो करता है जो यूनिक हो, जो 2 कॉलम आपको शो हो रहे थे उसको हटा देता है। इट रिमूव्स द रिडंडेंट एट्रीब्यूट। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट जो शो हो रहे थे उन्हें हटाकर उन्हें एक ही बार शो करता है। सो दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू जॉइन कंटेंट ऑफ 2 टेबल्स इफ देयर इज 1 कॉमन एट्रीब्यूट इन बोथ द टेबल्स। तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखी? ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल जॉइन कॉस्ट। क्या लिखा हमने ज्वाइन की जगह पर? नेचुरल ज्वाइन। तो अब इसका आउटपुट ध्यान से देखना, इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है? यू कोड, यू नेम, यू कलर, साइज, प्राइस। यहां से यूनिफॉर्म कोड रिपीट हो रहा था जो शो हो रहा है नहीं। तो नेचुरल ज्वाइन क्या हुआ? वाकई एक्सटेंशन हुआ ना ज्वाइन का, क्योंकि वो जो कॉलम रिपीटेड आपको शो हो रहा था अभी तक, वो अब आपको एक ही बार शो हो रहा है। तो रिडंडेंट जो कॉलम था, जो डुप्लीकेट कॉलम था, वो हट चुका है। लिखना कैसे है ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से? ओके, सो यहां तक क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लास्ट टॉपिक खत्म कर लिया इस चैप्टर का। रिवीजन खत्म होता है आपका। यदि वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, जो पूरे चैप्टर में टॉपिक्स थे मैंने सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस एज वेल एज जो टॉपिक वाइज वीडियोस है वो भी, एमसीक्यूज भी, फिलअप्स भी, टेस्ट पेपर, सारी चीजें अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, और 1 शॉट भी हम आज कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन देखा। सो वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से। जैसे ही magnetbrains.com लिखोगे इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहां सिलेक्ट कर लेना क्लास 12। क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स पर। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट शो होंगे जो आपकी क्लास 12th में है, जिसमें सिलेक्ट कर लेना क्लास 12th आईपी। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे कहां पर? अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। यहाँ नीचे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने 1 by 1 हर एक चैप्टर के, क्योंकि हम पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल मिलेंगे जैसे आपकी बुक में अरेंज है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है,
मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ऑल थिंग्स अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल है। जिस भी वीडियो में डाउट है कुछ इस तरीके से डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ एक गुड न्यूज है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अब हिंदी मीडियम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो यदि आपके फ्रेंड्स हैं कुछ हिंदी मीडियम में हैं जो बहुत परेशान है, उनको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स कहीं से अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो जैसे आप सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर रहे हो उसी तरीके से आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल में आपको चैनल्स पे जाना है, वहां पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना और वहां से वीडियोस को आप सभी सब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।